जी नमस्कार। 5 बज चुके हैं। वक्त है आम आदमी की आवाज उठाने के, आम आदमी के दुख दर्द पीड़ा हक की बात करने की। आज का विषय बहुत दुखद है, दुखद भी है और हमारे इस राजनीतिक व्यवस्था पर, सिस्टम पर एक बड़ा सवाल भी है। जहां पर गम होता है, पीड़ा, गम, मातम, वहीं से कुछ घोर सवाल, यक्ष प्रश्न खड़े होते हैं जिनका जवाब सत्ता पक्ष दे या न दे, लेकिन ये सोचने को, पूरे प्रदेश को ये सोचने पर विवश कर देगी कि क्या राजनीति सही दिशा में जा रही है, क्या सत्ताधारी दल जनहित के बारे में सोच रहे हैं। ये सारी बातें हैं। खबर ऐसी है कि खबर की आपको मैं खबर के बारे में बता दूं। शाहजहांपुर में एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र अजय प्रताप, शिक्षा मित्रों के विषय में हमने पहले भी चर्चा की है और बहुत उनकी लंबी पीड़ा, कष्ट, व्यथा सब कुछ उनकी जुबानी सुनी है। अजय प्रताप उन शिक्षा मित्रों में से हैं जो अब हमारे बीच नहीं रहे। पिछली बार जब शिक्षा मित्र हमारे साथ बैठे थे, उनके प्रतिनिधि, तो उन्होंने बताया था कि बहुत सारे शिक्षा मित्र, करीब 2000 के आसपास शिक्षा मित्र, जब से शिक्षा मित्र अपने हक की मांग कर रहे हैं उस समय से अब तक उनके बीच से जा चुके हैं। लेकिन अजय प्रताप 13वें शिक्षा मित्र थे जिन्होंने अपनी ही लीला समाप्त कर ली फांसी के फंदे पर झूलकर। अपनी पत्नी के दुपट्टे को इस जीवन की समाप्ति के लिए एक जरिया बना लिया और फांसी के फंदे पर झूल गए। उन्होंने ये मान लिया कि अब उन्हें इंसाफ नहीं मिलना है, न्याय नहीं मिलना है। और लगातार जब ऐसी स्थिति में, ऐसी परेशानी में, ऐसी मानसिक स्थिति से गुजरता है व्यक्ति, तो अवसाद का शिकार हो जाता है। वही अवसाद उन्हें अपने जीवन को खत्म करने के कठोर निर्णय और अप्रिय निर्णय तक ले गया। हालांकि ये हमेशा हम भी अपील करते हैं और हमारे सारे साथी जो जुड़ेंगे उनके तरफ से भी मैं ये करना चाहता हूं अपील कि कभी भी अपने जीवन में इतना अवसाद मत आने दीजिए कि हक की लड़ाई बीच में छोड़ करके, अपने परिवार को बीच में मझधार में छोड़ करके आप इस तरीके से दुनिया को अलविदा कहिए। ये होना नहीं चाहिए। इस विषय से हट के मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ऐसे विषय नहीं चाहता मैं कि ऐसे विषय पे हम चर्चा करें, लेकिन मजबूरी है, चर्चा करना पड़ता है। मैं आपको हमारे साथ जो सारे हमारे साथी मेहमान जुड़ेंगे उनसे परिचय करा देता हूं, फिर बाकी की चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। वैभव जायसवाल हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ वैभव जुड़ेंगे। कपीश श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। संतोष भट्ट हैं, प्रदेश प्रभारी हैं शिक्षक शिक्षा मित्र संघ के। त्रिभुवन सिंह जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के। अनीता श्रीवास्तव हैं, शिक्षा मित्र हैं। अभय सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं शिक्षक शिक्षा मित्र संघ के। और आकाश राय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सभी लोगों से मैं बात करूं, उनसे चर्चा करूं, इस व्यथा, इस कष्ट, इस दुख की बात करूं और इसके निवारण की बात करूं, उससे पहले मैं आपको कंट्रोल रूम, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को, आप पूरे प्रदेश को सुनवाइए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री दोनों ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने से पहले शिक्षा मित्रों के प्रति कितनी संवेदना दिखाई थी, कितनी चिंता जताई थी और ये वादा किया था कि सरकार में आने के बाद शिक्षा मित्रों की सारी पीड़ा हर ली जाएगी। लेकिन पीड़ा अगर हरी गई होती तो अजय प्रताप अवसाद के शिकार नहीं होते, अवसाद के शिकार होकर के अपनी जीवन लीला को, अपनी लला को समाप्त नहीं करते। अजय प्रताप हमारे बीच में होते। सबसे पहले कंट्रोल रूम पूरे प्रदेश को वो सुनाइए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ, इन दोनों की वो चिंता आप दिखाइए और सुनाइए पूरे प्रदेश को कि शिक्षा मित्रों के बारे में ये कितने संवेदनशील थे उस समय जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी। कंट्रोल रूम सुनाइए।
चाहते तो हो जाते, अब 10,000 रुपये हम काई हो गए, कुछ नहीं हो गए। अच्छा, पहले ये तो कह रहे थे पहले लेकर के एक परिस्थिति पैदा हुई है। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि मामला क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है। कोर्ट ने मौखिक सूचना दी है लेकिन लिखित ऑर्डर नहीं आया है। आज मैंने शिक्षा मित्रों के कुछ नेताओं को बुलाया था, उनकी समस्या समझने का मैंने प्रयास किया और मैंने उनको कहा कि आप जरा मुझे बताइए। तो उनकी भी तकलीफ थी कि उनके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, कोर्ट क्या कहना चाहती है वो भी जानकारियां नहीं थी। मैंने उनसे कहा है कि कोर्ट का ऑर्डर आते ही मेरे पास भेजिए, भारत सरकार भी इसका अध्ययन करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार को हमें जो सुझाव देने होंगे वो भी हम सुझाव देंगे। लेकिन मैं शिक्षक मित्रों से आज अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने सुना था कि हमारे उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, अभी कोर्ट का ऑर्डर भी आया नहीं है और हम अपने जीवन को संकट में डाले तो समस्या का समाधान नहीं होता है। शिक्षक मित्र आत्महत्या करके वो तो चला जाएगा, लेकिन बाद में उस परिवार का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा। और इसलिए मेरे शिक्षक मित्रों से अनुरोध है कि जीवन में कभी लड़ाई हारनी नहीं चाहिए। हौसला खोना नहीं चाहिए। आत्महत्या का मार्ग हमारा नहीं हो सकता। एक बार कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कहना चाहती है उसको देख करके जरा सुने। मैं भी समझने का प्रयास करूंगा और उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे जो भी बात करनी होगी उसको मैं करने की जिम्मेवारी लेता हूं। और मैं आपकी बात उत्तर प्रदेश सरकार को आपके एमपी के नाते मैं अवश्य पहुंचाऊंगा। और मुझे विश्वास है कि मेरे शिक्षक मित्र जो विद्यार्थियों के जीवन को तैयार करते हैं, जो विद्यार्थियों का हौसला बुलंद करते हैं, जो विद्यार्थियों को जीने की प्रेरणा देते हैं, उनके जीवन में आत्महत्या का मार्ग कभी उचित नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी इन संवेदनशील मामलों को पूरी तरह गंभीरता से लेती है, तो मुझे विश्वास है। और इसलिए कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार को समय दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार मैं मानता हूं कि आपके साथ अन्याय करना चाहेगी और मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार से बात करूंगा। समाधानकारी रास्ते क्या हो सकते हैं, इसका मार्ग खोजा जाएगा। भारत माता की। भाइयों बहनों, आज काशी में टूरिज्म को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक, कार्य को आगे चलाने वाला नहीं है। जब से शिक्षा मित्र आए थे, कम से कम प्राथमिक विद्यालयों में उन बच्चों को पढ़ाने के लिए और प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ न कुछ योगदान आपके स्तर पर होता रहा था। एक विश्वास जगा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षा कभी बंजर हो चुकी थी, उस प्राथमिक शिक्षा को एक नया जीवनदान शिक्षा मित्रों ने दिया था। लेकिन कहीं न कहीं एक मिसहैंडलिंग है और दूरदर्शिता है।
कि हम न्यायालय के उन कार्यों फाउंडेशन को समझ नहीं सके और केवल उतावलेपन में जब भी कोई निर्णय होते हैं उसका शिकार आम जनमानस को ऐसे ही होना पड़ता है। जैसे अभी हाईकोर्ट के निर्णय पर हुआ, मेरा आप लोगों से दो अनुरोध होगा। एक, हताशा और निराशा में कोई युद्ध नहीं जीता जाता, हताशा से उभरिए, निराशा से उभर करके हम सबको इस लड़ाई को जीतने की एक नई कार्रवाई प्रारंभ करनी होगी। और विश्वास के साथ कह सकता हूँ तो प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं, ये केवल शिक्षा विभाग का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा का है। इसलिए इस लड़ाई में आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ एक बहुत बड़ा समुदाय आपके साथ खड़ा होगा। इसलिए मेरा सबसे पहला अनुरोध होगा कि अपनी हताशा निराशा से उभरिए। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार को अपना एक ठोस कार्यक्रम बना करके सुप्रीम कोर्ट में जाने के साथ साथ केंद्र सरकार के पास भी उन्हें अपने प्रस्ताव के साथ जाना चाहिए। केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जो भी योगदान देता है वो राज्य सरकार को देता है, राज्य सरकार उस पर आगे कार्रवाई करती है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार आपसे संबंधित किसी भी उस प्रस्ताव को लेकर के पहले ही केंद्र सरकार के पास गई होती, संभवतः इस प्रकार की स्थिति नहीं होती जो आज आप सबके सामने आज खड़ी हुई है। हमको यहाँ पर किसी पार्टी का नहीं बल्कि शिक्षा के बारे में सोचना है। हमें इस प्रदेश के लगभग 2.25 लाख उन शिक्षा मित्रों के भविष्य के बारे में सोचना है, उनके परिवारों के बारे में सोचना है। इसलिए राजनीतिक लाभ और हानि के लिए नहीं बल्कि जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक बना दिया है जिन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को, उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा मारा जाना चाहिए इस आंदोलन के माध्यम से। इसलिए मैं आग्रह करूंगा अपनी हताशा निराशा से उभरिए। इस लड़ाई को एक नया तेज और नई धार देने की आवश्यकता है। जो भी इस लड़ाई को फिर दबाने का प्रयास करेगा वह उससे कुचल, उस आंदोलन से कुचल दिया जाएगा। इस आह्वान के साथ हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और प्रदेश सरकार को सबसे पहला कार्य तो इसको सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन दाखिल करके इस पर नए सिरे से कार्रवाई करने की अपील करनी चाहिए। बहुत सारे रास्ते हैं, अगर कोई समस्या है तो समस्या का समाधान भी है। ऐसा नहीं कि कोई समस्या हमेशा के लिए समस्या बनी रहती है। अगर समस्या का समाधान भी होगा और समस्या का समाधान भी वहीं से होगा जिन्होंने समस्याएं अपनी अपारदर्शिता से प्रारंभ पैदा की है। उनको अपना पैकेज लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाना चाहिए और भारत सरकार के पास भी जाना चाहिए। भारत सरकार के पास कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ, शिक्षा मित्रों के हित से जुड़ा हुआ कोई भी प्रकार का प्रस्ताव आएगा, हम लोग संसद में लेकर के, सरकार से लेकर के संसद तक उस प्रस्ताव का समर्थन करवाएंगे और शिक्षा मित्रों के हितों को हर स्तर पर, उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा को हर स्तर पर संरक्षण प्रदान करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबसे मैं आग्रह करूंगा, याद रखना, हताशा निराशा से कोई युद्ध नहीं जीता जाता है। अगर आप हताश और निराश रहेंगे, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन कोई आपके आंदोलन के साथ रहेगा, बाकी हर व्यक्ति छड़ता जाएगा, करता जाएगा, अपना रास्ता बनाता जाएगा। इस पूरी लड़ाई को एक नई धार पूरे प्रदेश स्तर पर देने की आवश्यकता है और जिन लोगों की अपूर्णता के कारण स्थितियां पैदा हुई है उन लोगों को शिक्षा मित्रों को लेकर के सुना आप लोगों ने। भाजपा के नेता हैं वो भी सुने होंगे, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सबने सुना होगा। कितनी अच्छी बातें। 4.5 साल पहले ये लगा शिक्षा मित्रों को कि सब कष्ट दूर होने वाले हैं। वो शब्द सुनिए, हताशा की जरूरत नहीं है, निराशा की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्महत्या कतई नहीं करिएगा, ध्यान रखिए। उसके बाद बच्चे भी घर में हैं, पत्नी है, मां है, परिवार है, उनके बारे में सोचना है। बाकी आपके बारे में सोचने की जिम्मेदारी हमारी है, हम सोच लेंगे, राज्य सरकार सोचेगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के पहले का वो भाषण था,
हताश निराश नहीं होना है, पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़नी है। अब हताशा और निराशा की वो खबर मैं आपको दिखाता हूं जिसके वजह से आज ये चर्चा मैं करने बैठा हूं। कंट्रोल रूम अजय प्रताप शिक्षा मित्र जो हमारे बीच अब नहीं रहे, हताशा और निराशा ने उनको यहां तक पहुंचा दिया, उनकी मानसिक स्थिति को, कि उन्होंने दुनिया छोड़ दिया, फांसी के फंदे पर लटक गए अपनी पत्नी के दुपट्टे में। उनके परिवार में 80 साल की बूढ़ी मां है, 2 छोटे बच्चे हैं और पत्नी। आप उनके दर्द को दिखाइए, इन नेताओं को, इन राजनेताओं को, सरकार में बैठे लोगों को, विपक्ष में बैठे लोगों को, सबको दिखाइए जरा। शाहजहांपुर में वो बूढ़ी मां 80 साल की और वो पत्नी, दिखाइए जरा। और जयपुर से कहते मैंने कोई बात नहीं, आप मिल रहे भाई, मैं यहाँ सफर कर ले, कोई बात नहीं। मेरे दिन में टेंशन में रहता, और दिन में टेंशन में रहना। टेंशन मत करो, बच्चन गाय देखो अपने, बच्चा तो सब कुछ है। सराज मैं तो जयपुर से आए, मेरे को पता लगी जब आए मैं जयपुर से। क्या करें, छोटे छोटे बच्चे बनाओ, उनको लेकर कहा जाए, बताओ तो बर्बाद लेके छोटे छोटे बच्चे लेके 10,000 पीछे से दिन टेंशन में रहते थे, बोलते थे क्या करें भाभी बताइए, कैसे खर्चा झेलिए, कैसे रहें, कैसे अपने बच्चों को पाले, बताइए सरकार ने ये किया। आज दुनिया से नहीं है, बताओ क्या किया जाए। इसी 10,000 के पीछे उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों की तरफ नहीं देखा। बच्चों ने धर्म नहीं देगा, नहीं चाहता तो हो जाते। अब 10,000 रुपये हम का ही होगा, कैसे होगा। अच्छा पहले ये तो कह रहे थे पहले, और काम सुनो अपने 10,000 ने जान ले ली, 10,000 में कछु नहीं होगा। 10,000 में क्या होगा? 2 बच्चे हैं जिसके, पत्नी है, 80 साल की बूढ़ी मां है। कंट्रोल रूम एक बार राजनीति के संवेदनहीन लोगों को एक बार फिर दिखाइए, उस 80 साल की बूढ़ी मां और पत्नी की बात फिर सुनवाइए, आप फिर सुनवाइए। हो सकता है इनकी संवेदनाएं जगें। जो जिला पंचायत चुनाव खाली लड़ने में लगे हुए हैं उनको दिखाइए, दोबारा सुनवाइए। शिक्षा मित्र की पत्नी रुपये में काय होगा, कैसे नहीं होगा। अच्छा पहले ये तो कह रहे थे पहले, और जयपुर से कहते मैंने कोई बात नहीं, आप मिल रहे भाई, मैं यहाँ सफर कर लियो, कोई बात नहीं। मेरे दिन में टेंशन में रहता, और दिन में टेंशन में रहना। टेंशन मत करो, बच्चन गाय देखो अपने, बच्चा तो सब कुछ है। सराज मैं तो जयपुर से आए, मेरे को पता लगी जब आए मैं जयपुर से। क्या करें, छोटे छोटे बच्चे बनाओ, उनको लेकर कहा जाए, बताओ तो बर्बाद लेके छोटे छोटे बच्चे लेकर 10,000 पीछे से दिन टेंशन में रहते थे, बोलते थे क्या करें भाभी बताइए, कैसे खर्चा झेलिए, कैसे रहें, कैसे अपने बच्चों को पाले, बताइए सरकार ने ये किया। आज दुनिया से नहीं है, बताओ क्या किया जाए। इसी 10,000 के पीछे उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों की तरफ नहीं देखा। बच्चों ने धर्म नहीं देगा, नहीं चाहता तो हो जाते। अब 10,000 रुपये हम बढ़ाई होगा। सुन रहे हैं आप लोग? आज मैं बार बार चर्चा के साथ बीच बीच में सुनवाऊंगा। संकल्प पत्र में टाइपिंग करने वाले सरकार के शीर्ष पर बैठे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश की शीर्ष सत्ता पर बैठे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये करुण क्रंदन, ये लुलाई, ये पीड़ा, ये विरह, जिस पत्नी का पति चला गया, 2 बच्चे अनाथ हो गए, 80 साल की बूढ़ी मां का सहारा चला गया, सुनिए। और फिर संकल्प पत्र बनाने का वक्त आ गया है, फिर बनाइएगा संकल्प पत्र, फिर बनाइएगा संकल्प पत्र, आ गया है, वक्त आ गया है। राजनीति में संवेदनाएं, मैं बार बार एक बात कहता हूं, जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, राजनीति में संवेदनाएं खत्म हो गई
तो लोकतंत्र पर यह खतरा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवेदनशील राजनीति होती है। मत करिए वादे जो पूरा नहीं कर सकते हैं, मत करिए ऐसे झूठे वादे। आपने सुना होगा सबने, पिछली सरकार में पूरे प्रदेश में आंदोलन फैलाइए, हताशा और निराशा लाने की जरूरत नहीं है। आगे मैं बढ़ता हूं। हमारे साथ मैंने परिचय करवा दिया था, वैभव जायसवाल आम आदमी के प्रवक्ता हैं, कपिल श्रीवास्तव जी हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, त्रिभुवन सिंह हैं प्रदेश उपाध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के, अभय सिंह हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं शिक्षक शिक्षा मित्र संघ, अनीता श्रीवास्तव शिक्षा मित्र हैं, वाराणसी से नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से ही जुड़ी हुई हैं, संतोष भट्ट हैं प्रदेश प्रभारी हैं शिक्षक शिक्षा मित्र संघ से, और आकाश राय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सबसे पहले मैं त्रिभुवन सिंह के पास चलूंगा। त्रिभुवन सिंह, आप अपनी ऑडियो खोलिए। ऑडियो, त्रिभुवन सिंह ऑडियो खोलिए। त्रिभुवन सिंह आवाज आ रही है आपको? त्रिभुवन सिंह आवाज आ रही है? त्रिभुवन सिंह आवाज आ रही है? ऑडियो खोलिए, ऑडियो खोलिए, ऑडियो खोलिए। हाँ, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत सारे ये वीडियो मैं देखने के बाद जब ये चर्चा इस विषय को रखने के लिए तय किया था, फाइनल किया, तो आपने बहुत सारे वीडियो मुझे भेजे थे। ये मां के, अजय की मां के वीडियो, पत्नी के वीडियो। आप परिवार के संपर्क में है, परिवार की यथास्थिति क्या है, मैं पहले बाद में बाकी चर्चाएं। परिवार की यथास्थिति क्या है, कम से कम वो जाने, सरकार जाने, विपक्ष के लोग जाने, परिवार का एक्चुअल इस समय क्या कंडीशन है परिवार की। आशीष चित्रांशी जी, परिवार की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ये 3 भाई थे, एक छोटा भाई जो है वो हैंडीकैप्ड है, और जो इनके बड़े भाई हैं वो भी कुछ नहीं करते हैं, स्वरोजगार है, खेती बाड़ी किसानी देखते हैं। ये काफी दिनों से डिप्रेशन और अवसाद में थे। लगातार अपने शिक्षा मित्र भाई बहन जो भी जिन लोगों से ये बात करते थे, तो बहुत ज्यादा खुल के बात इधर 1-2 हफ्ते से नहीं कर पा रहे थे, जैसा कि इनके लोगों से मिलने वाले मित्रों से पता चला है। जिस दिन इन्होंने फांसी लगाई है, उसी दिन 10-11 बजे इन्होंने एक मीटिंग भी की है संकुल की, जो कि शिक्षा मित्र के पद पर थे। तो संकुल की मीटिंग हुई है, और संकुल की मीटिंग में इन्होंने प्रतिभाग लिया है। और प्रतिभाग करने के बाद इनके दिमाग में क्या उठा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कोई समझ नहीं पाया है। और दोपहर में लगभग 2 बजे के आसपास एक कमरे में गए हैं, और पत्नी का दुपट्टा था, उस दुपट्टे से इन्होंने कुंडे में फंसाया है, और वहीं पर इन्होंने फांसी लगा ली है। हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन इनके जो घर वाले हैं, जो इनकी बूढ़ी माँ है, वो बोलने में बिल्कुल असमर्थ है। 80 साल की महिला है, और 80 साल की जो हमारी माता जी है वो बोल नहीं पा रही है। पत्नी विक्षिप्त है, बच्चे बेचारे रो रो के बुरा हाल है। 4 बच्चे हैं चित्रांशी जी, और चारों बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय। सबसे बड़े बच्चे की उम्र 12 साल है। अब आप समझिए कि और इससे छोटे बच्चे कितने होंगे। 4 बच्चे हैं टोटल। जिस महिला का आपने बयान दिया है, वो इनके घर में एक रिश्तेदार है, और वो जयपुर से आई थी। कोई बोलने के लिए मतलब बिल्कुल किसी का सेंस काम नहीं कर रहा था। तो उनके परिवार ने अपनी दुखी पीड़ा बताई है, और पीड़ा बताते हुए वो इस कदर रोने लगी हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ये हमसे बात करते थे, 10,000 रुपए मिल रहे थे, बड़ी परेशानी थी, और कई बार इसके पहले 50,000 रुपए, 40,000 रुपए सरकार ने कर दिए थे, और आराम से घर परिवार। यहाँ तक कि चित्रांशी जी, मैं आपको एक और सूचना दे दूं कि ये 13वीं घटना है लगभग फांसी की। इसके पहले 2 दर्जन से अधिक लोगों ने फांसी का रास्ता चुना है। 2 दर्जन से अधिक ये वो लोग हैं जिन्होंने फांसी लगाई है इस उत्तर प्रदेश में। और इसके अलावा अवसाद में, अटैक से, हृदयघात से और अन्य कारणों से
कम से कम 2000 से अधिक मौतें हुई हैं, जिसको लेकर के मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से कई बार RTI मांगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी भी अधिकारी ने उसका जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है, किसी भी अधिकारी ने उसका जवाब नहीं दिया। अभी आप देख लीजिए, हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुए हैं, इन पंचायत चुनाव में सरकार के पास आज तक एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, जबकि इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, IAS है, PCS है, सारी व्यवस्थाएं हैं, आज तक इनके पास आंकड़े नहीं है कि हमारे कितने लोग एक्सपायर हुए हैं। त्रिभुवन, मैं आपके पास आऊंगा। आंकड़े तो सबके पास हैं। आंकड़े तो जब प्राथमिक शिक्षक संघ ने 1600 का आंकड़ा दिया था, तो उसमें पहले बार 3 को माना था कि 3 की मौत हुई है। तो आंकड़े सबके पास हैं। आंकड़ों को मानना, जानते हुए भी ना मानना, ये राजनीति की यही, जिस बार बार मैं एक ही शब्द पे आता हूं, संवेदनहीनता और संवेदनहीनता है। मैं आकाश राय के पास सीधे चलूंगा, बाकी लोगों को फिर जोड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी से हैं आकाश, आवाज आ रही है आपको? जी बताइए। आकाश, आपने सुना होगा, पूरा मामला सुन लिया। 4 बच्चे हैं घर में, 10,000 रुपए मिल रहा था, 12 साल का सबसे बड़ा बच्चा है। और उसके पहले आपने, सिर्फ आपके नेता नहीं, देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके लंबे चौड़े वादे, ये भी आपने सुना होगा। 4.5 साल बीत चुके हैं। क्या ये संकल्प पत्र किस लिए होता है? सिर्फ वोट लेने के लिए होता है? भारतीय जनता पार्टी का जो भी संकल्प पत्र होता है, उसको भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और हम जो भी वादे चुनाव में जाते समय करते हैं, उन वादे पे ही काम करते हैं। ये जो बैठे हैं शिक्षा मित्र, ये क्या झूठ बोल रहे हैं? आपने शिक्षा मित्रों के लिए क्या किया 4.5 साल में? आप बता दीजिए, मैं अभी डिबेट खत्म कर दूंगा अभी। आप ये बताइए कि जब कोर्ट का फैसला आता, उसके बाद शिक्षा मित्रों का मानदेय भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने बढ़ाया नहीं बढ़ाया? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। और शिक्षा मित्र हो या कोई भी हो, पूरे प्रदेश में कोई भी हो, किसी बात पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सबके साथ खड़ी है। अगर उनको कोई समस्या है, उनसे कोई बात लगती है कि नहीं उनकी समस्या का निदान होना चाहिए, तो वो आए, बात करें। बताइए, एड्रेस बताइए, मैं भेज रहा हूं त्रिभुवन सिंह को, अभय सिंह को, संतोष भट्ट को, अनिता श्रीवास्तव। कहाँ है जरा पता बता दीजिए। 5K मैं जानता हूं, और वहां के धक्के खा के और लाठियां खा के सब थक चुके हैं। नहीं, देखिए, लाठियां खाने और लाठियां चलाने की जहां तक बात है, वो विषय अलग हो जाएगा। मेरा ये साफ कहना है कि अगर इनको कोई भी समस्या है तो ये बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिले। हमारे सीएम है दिनेश जी हैं, डॉक्टर शर्मा जी हैं, वो शिक्षा विभाग ही देखते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिले। अगर हमारे लोग इनको मिलने के लिए समय न दें, आप रुको, त्रिभुवन कुछ कह रहे हैं, त्रिभुवन की बात अभी मैं आपको सुनवा दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको जानकारी दे दूं। 3 साल, 1 मिनट त्रिभुवन जी, आप लोग की बात में रख रहा हूं। 3 साल पहले एक हाई लेवल कमेटी बनी थी, और दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री जिनके बारे में आप बता रहे हैं ना, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। इन्हीं के बारे में सुन लो पहले, आप सुन लो जी, जानकारी के साथ आए आप लोग। 3 साल पहले हाई लेवल मीटिंग, उस हाई लेवल कमेटी बनी थी, उसके मुखिया बनाए गए थे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। आज तक उस हाई लेवल कमेटी ने क्या किया? एक पन्ना में 1 लाइन का स्टेटमेंट जारी करके दिनेश शर्मा बता दे क्या किया हाई लेवल कमेटी ने। दूसरी बात मैं आपके बता दूं, शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, मैं अभी नाम भी कहोगे तो ले लूंगा, यहीं पर सारे प्रतिनिधि बैठे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने, और ऑन रिकॉर्ड कहा भी एक साथी ने हमारे शो में, बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा उस साथी से, उस शिक्षा मित्र से, कि ये बहुत बड़ा मामला है, मुझे क्यों फंसा रहे हो, मेरी भी रोजी रोटी चली जाएगी। ऐसा कौन सा बड़ा मामला आप लोग निपटा रहे हो? मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि अगर इनको कोई समस्या, हमारे मंत्री इनसे मिलते हैं, इनसे बैठते हैं, इनसे बातें करते हैं, और वहाँ पे अगर सरकार को लगेगा कि नहीं इनकी जो मांगे हैं वो वाजिब है, इस पे काम होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर काम होता है। एक मिनट आपके पास फिर मैं आऊंगा बात पूरी करवाने, आपकी बात आगे पूरी कर दूं। पहली बात तो आपने कहा कि आए बैठे, बैठ के बातें करें, न बात से पेट भरेगा, न बात को ओढ़ेंगे बिछाएंगे लोग, ठीक, पहली बात। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो ना कि मांगे वाजिब होंगी, वाजिब और गैर वाजिब, उस मंच से जब लंबी लंबी बातें कर रहे थे तब पहले वाजिब और गैर वाजिब पढ़ लेना चाहिए था।
और संकल्प पत्र में लिखते समय भी वाजिब और गैर वाजिब, ऐसा तो नहीं संकल्प पत्र भरने के बाद और लिखने के बाद ये शिक्षा मित्र आए हैं अस्तित्व में। ठीक है, अब रुकिए आप, मैं आऊंगा आपके पास। कपिल श्रीवास्तव के पास मैं चल रहा हूं। कपिल श्रीवास्तव जी, आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, अपना मोबाइल अनम्यूट करिए, ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट करिएगा। जी बोले। जी कपिल श्रीवास्तव जी, इसके पहले आपकी भी सरकार थी। शिक्षा मित्रों की पीड़ा आज की है नहीं, 4.5 साल की। इनका तो आपने देख ही लिया, संकल्प पत्र से लेकर बड़े बड़े दावे और वादे, लेकिन इन शिक्षा मित्रों का कोई रहनुमा नहीं इस संसार में मिला। सरकारें आई और गई, लेकिन इनके लिए अवसाद, फांसी का फंदा, दुपट्टा, रस्सी, यही इनके जीवन में रहा। जब जब अवसादग्रस्त हुए अपना जीवन त्याग दिए। बताइए उस शाहजहांपुर में अजय प्रताप का घर परिवार कैसे चलेगा कपिल श्रीवास्तव जी? राजनीति कहां? ये राजनीति यही है। 1,60,000 संख्या है, यानी 1,60,000 परिवारों की पीड़ा है, आप समझिए। कपिल जी। आशीष चित्रांशी जी, बिल्कुल राजनीतिक संवेदनाएं कम अगर ना हुई होती इस सरकार में तो आज ये स्थिति नहीं। मैं आपको अपनी सरकार के समय की चीजें कहता हूँ। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में शिक्षा मित्रों को जिस तरीके से हम लोगों ने परमानेंट करने की कोशिश की थी, उसमें बादल भी भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग बने। आपको याद होना चाहिए कि हमने इनको परमानेंट नौकरी पे रखने की कोशिश की और बकायदा इनको 40,000 की सैलरी जैसे अन्य मिल रहा था वैसे, और उसका भी कारण है भाई संविधान के अंदर ये बात कही गई है कि समान अगर कोई कार्य है तो उसका समान वेतन होना चाहिए। मैं एक बात पूछ रहा हूं कि अगर शिक्षा मित्र इनकॉम्पिटेंट था तो उस शिक्षा मित्र की जगह उनको समाप्त कर देनी चाहिए थी। और अगर वही कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शिक्षा मित्र पढ़ा रहा है, जबकि वो दैनिक भत्ते पर है या मासिक भत्ते पर है, तो मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं ना कि अगर वो परमानेंट हो जाएगा, उसको परमानेंट की सैलरी मिलने लगेगी तो क्या उसकी पॉलिसी खत्म हो जाएगी? तो ये चीज समझ से परे हो गई। हम लोगों ने तो एक एक घर के अंदर पूरी सरकारी नौकरी देने का इंतजाम किया था। और मैं आपको बताऊं, शिक्षा मित्र जो हम लोगों ने समस्या उठाई थी उनके बीच में चूंकि हम सारे लोग रहते हैं, इस वजह से उनको परमानेंट करने की कोशिश की गई थी और इससे कोई भी आदमी इनकार नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको याद होगा कि विषय विशेषज्ञ माध्यमिक शिक्षा में थे, माध्यमिक बोर्ड में, और आपको याद होगा कि उसमें भी हमने ही उनको परमानेंट करने का काम किया था। तो शिक्षा क्षेत्र में हम लोग जानते हैं कि जिस तरीके से हमारे शिक्षाविदों की रक्त शोषण का काम प्राइवेट स्कूल्स कर रहे हैं, और अब उसी तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, क्योंकि इनको सरकारी संस्थाएं अच्छी नहीं लगती, इनको सरकारी नौकरियां अच्छी नहीं लगती, इनको पुरानी पेंशन अच्छी नहीं लगती, इनको जो है वो वेतन आयोग अच्छा नहीं लगता। ये तो सारी चीजें सामने आ चुकी है और देश की जनता को ये बरगला दिए जाते हैं छद्म धर्मवाद और छद्म और राष्ट्रवाद पर। मैं तो एक बात कहता हूं, रोटी मकान जो सरकार ना दे पाए उसको मत चुनिए। और आप सीधी सी बात है, अगर पेट में रोटी नहीं होगी तो इस तरह की चीजें सामने आएंगी। और आशीष भाई, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि हम लोगों ने बहुत नेक नियत से एक बीड़ा उठाया था और कार्यक्रम चला करके शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने की कोशिश की थी। और अब सुनिए, जब ये परमानेंट हो भी गए, इन्होंने सैलरियां उठा ली, ये बैंकों से लोन ले लिए अपने आवास बनाने के लिए, अन्य साधनों के लिए, तो ये चीज सुहाया नहीं इन लोगों को कि भाई शिक्षा मित्र कैसे हमारे जो है वो परमानेंट हो सकते हैं और वो भी 40,000 रुपए वेतन पा सकते हैं। आप सोचिए, जिसकी आपने नौकरी ले ली वही शिक्षा मित्र उसी क्लास को उसी पाठशाला में पढ़ा रहा है, और केवल अंतर इतना ही कि अब आप 10,000 में पढ़ा रहे हैं, वो 40,000 में पढ़ा रहा था। उसकी स्टेटस को आपने अचानक कम कर दिया, उसकी बड़ी जरूरतों को जहां पूरा करना चाहिए था वहां उसकी आवश्यकता काट दी। अब मुझे आप बताइए कि कितनी गुर्बत के दिन है कि जिसमें एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक तबका जो शिक्षक समाज से जुड़ गया, जो शिक्षाविद कहलाएगा, जो शिक्षा दे रहा है, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है कि आज तमाम अवसाद की वजह से, तमाम फांसी लगाने की वजह से, बीपी के पेशेंट हो जाने की वजह से, हृदयघात की वजह से हमारे शिक्षा मित्र जो है आज समान समय पे काल के दाल में समाये हैं। और आशीष भाई, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको वादा करता हूं कि जिस दिन फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी,
समाजवादी पार्टी की सरकार विषय विशेषज्ञ को जिस तरीके से परमानेंट की, फिर शिक्षा मित्रों के लिए कानून लेकर के आएगी, वो सारे रास्ते और रोड़े दूर करेगी जिसमें उनको परमानेंट किया जाए। साथ ही माध्यमिक शिक्षा के लिए जो हम लोग तदर्थ शिक्षक हैं उनको भी परमानेंट करने का काम करेंगे, क्योंकि जो जिस घर के अंदर पाठशालाएं चल रही है, जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको नौकरी मिलना पहला कर्तव्य है। उसके बाद भी हम अन्य नौकरियों के लिए जगह निकालेंगे और विशिष्ट बीटीसी और बीटीसी के लोगों को और बीपीएड के लोगों को भी नौकरी देने का काम करेंगे। कपीस भाई, हम आपसे भाई अगर वादे अगर पूरे होने लगे और आपने जो वादा किया, जिस दिन आप योगी आदित्यनाथ कोई भी ये वादा पूरा कर दे, मैं तो कह रहा हूं, मैं खुले दिल से बिना किसी लालच लोभ और विज्ञापन के मैं दिन भर अभिनंदन करूं। मैं तो आज ही योगी जी का अभिनंदन करूं, दिन भर उनकी तारीफ करूं। कर दे, इनका भला कर दे। और दूसरी बात जो आपने कही कि जो पीड़ा असली पीड़ा है ना, कि 40,000 रुपए एक बार आप दिए और फिर लाकर 10,000 पे कर दिए। बताइए, आदमी ने 40,000 होते ही सोचा होगा कि बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, घर को थोड़ा सा घर की छत जो टपक रही है वो छत ठीक करवा ले, कर्जा ले लिया होगा, वो और अवसाद की वजह बन जाता है। मैं आऊंगा कपीस भाई आपके पास आऊंगा। मैं अभय सिंह हमारे साथ हैं, अभय सिंह के पास चलता हूं, फिर वैभव जी के पास चलूंगा। अभय सिंह अनम्यूट करिए, आवाज खोलिए। हाँ अभय सिंह, आप अपनी बात रखिए। एक तो अजय प्रताप, सिर्फ अजय प्रताप आज के इस विषय के लिए पर्याप्त, अजय प्रताप अकेले में ही पूरे शिक्षा मित्रों की पीड़ा को जताने और बताने का आज काम कर रहे हैं, न रहते हुए भी। जब से समाजरत हुआ, यहाँ तक 2015 में भी समाजरत हुआ था, एक बार अबे आपकी लीड में प्रॉब्लम है, कुछ आपकी लीड में प्रॉब्लम है, जो उसको ठीक करवाइए। आपकी लीड में प्रॉब्लम है। हाँ जी, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ सर, जब से समाजरत हुआ, चाहे इस बार 2017 में मानिए सुप्रीम कोर्ट से या 2015 में हाई कोर्ट से भी हुआ था। हाई कोर्ट से भी समायोजन होने के बाद हमारे कुछ शिक्षा मित्र उस समय अवसाद में एक्सीडेंट और दुर्घटना के शिकार हुए। 2017 के बाद भी काफी शिक्षा मित्र, लगभग 4,000 के आसपास अगर संख्या देखी जाए, तो किसी न किसी अवसाद में आकर किसी न किसी घटना से हमें छोड़कर चले गए। किसी भी शिक्षा में जो भी शिक्षक कर्मी है, आखिर उनके परिवार के लिए आज तक कोई नई योजना बनी, नई कोई व्यवस्था बनी। शिक्षा में तो रहे नहीं, उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो जा रही है, इस शिक्षा मित्र को इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं। आज जो अजय जी जो शिक्षा मित्र हमारे शाहजहांपुर के थे, आज उनके परिवार की जो स्थिति है आप तो देख ही रहे हैं। उनके परिवार वाले लोग एक शब्द बोल नहीं पा रहे हैं, आगे उनके परिवार कैसे चलेंगे, ये एक गंभीर समस्या है। इसके लिए क्या योजना है सरकार के पास? अभी चुनाव के समय लगभग 250 शिक्षा मित्र, मैं एक घटना बता दूं, एक प्रदीप कुमार हमारे यहाँ के शिक्षा मित्र थे, जो हम लोगों के साथ 10 या 11 अप्रैल को हम साथ ही मिले थे। मिलने के बाद वो चुनाव की ट्रेनिंग में चले गए, हम अपने घर चले गए। 2 दिन बाद उन्हें पता चला कि उनकी तबीयत खराब है। 3 दिन बाद उन्होंने फोन करके मुझे बताया कि मुझे कोविड पॉजिटिव हो गया है। लगभग 10 दिन हॉस्पिटल में रहे और 5 मई को दुनिया छोड़कर हम लोग का साथ छोड़कर चले गए। आज उनका परिवार किस दशा में है, ऐसे हमारे सैकड़ों शिक्षा मित्र हैं, हजारों शिक्षा मित्र हैं जिनके परिवार किस दशा में है। अभी एक ऐसी ही परिस्थिति अधिकारियों ने उत्पन्न कर दी है। एक नए मैटर को मैं बता रहा हूं जो बहुत गंभीर समस्या है। 138 शिक्षा मित्र जो 69,000 भर्ती में पास हैं, उन्हें वेटेज नहीं मिला। वेटेज क्यों नहीं मिला? एक कंप्यूटर की फॉल्ट है। अधिकारियों से पूछा गया, जबकि इसके लिए मैंने परीक्षा नियामक प्राधिकारी ये सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी से मिला। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव में गए तो वहां सचिवालय में, तो वहां उप सचिव उस समय थे एक अनिल कुमार जी और एक और कोई मिश्रा जी थे, 2 लोग उप सचिव बैठते थे। पहले इन्होंने अभ्यर्थियों पर आरोप लगाया कि आपकी गलती है। जब डायरेक्टर साहब से मिला गया तो डायरेक्टर साहब ने लखनऊ में स्वीकार किया कि गलती कंप्यूटर से हो गई है। कंप्यूटर से गलती हो गई है, उसके कारण सारे 138 शिक्षा मित्र पास होते हुए भी आज तक इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला, जिन्हें 69,000 के पहले काउंसलिंग में ही चयन हो जाना चाहिए था। इसके लिए जब मामला मुख्यमंत्री जी के पास जाता है, मैंने 2 बार व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी से इस मामले में मुलाकात की,
तो अपर मुख्य सचिव को उन्होंने निर्देशित किया था। अपर मुख्य सचिव महोदय ने 5 मार्च को एक जीवो जारी कर महानिदेशक बेसिक शिक्षा से प्रस्ताव मांगा था। महानिदेशक महोदय ने प्रस्ताव नहीं भेजा। फिर 17 मई को अपर मुख्य सचिव महोदय का एक रिमाइंडर आता है। उसके बावजूद भी महानिदेशक महोदय ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। जब 21 जून 2021 को अभ्यर्थी जाकर महानिदेशक महोदय से मिलते हैं तो कहते हैं कि आज मैं प्रस्ताव भेज रहा हूं, तीसरी काउंसलिंग के लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा क्योंकि अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं। 26 जून को यह भी सूची जारी होती है, तीसरी लिस्ट। उन 138 अभ्यर्थियों का नाम नहीं है जिन्हें पहले लिस्ट में चयन होना चाहिए। वो टेट सुपर टेट सारे परीक्षा क्वालिफाई करके बस केवल अब भाई अब यहीं पे आप रुको। आकाश राय हो लाइन पे आप ना? आकाश राय आपने सुना ना, मुख्यमंत्री के पास गए 5 मार्च को। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव को बोला, उन्होंने महानिदेशक को बोल दिया बेसिक शिक्षा को, और तीसरी सूची आ गई जिसके लिए मुख्यमंत्री से 2-2 बार मिले, उनको भी न्याय नहीं मिला। अब बताओ, आप कह रहे थे ना कि बहुत जो वाजिब होता है एकदम हम बहुत उससे करते हैं, पूरा दिल लगा करके मन से करते हैं, टाइमली करते हैं। अब बताओ योगी आदित्यनाथ के ऊपर किससे मिले जाकर के? अभय सिंह, त्रिभुवन सिंह, इन लोगों को आप बता दो जगह जो बाइडेन से मिलना है या और किसी से WHO अगर हम जाए वहां से तारीफ के पत्र जहां से आते हैं, कहां जाए मिलने के लिए? लोग बताओ आप। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने जब इन्होंने अपनी बात में खुद कहा कि ये 2 बार मिले उनको और उन्होंने उसके लिए आगे से आगे इनको बोलने दो। कल से मैं समझा रहा हूँ, कोई गलत कदम न उठाना। हाँ, उसमें इतने पीड़ित हैं कि उनकी आवाज नहीं। इनको अभी आप अभय जी रुको, हाँ इनको बोलने दो राय साहब को। हाँ आकाश राय बोलिए आप। मैं वही कह रहा हूँ कि इन्होंने अपनी बात में खुद कहा कि ये योगी जी से मिलने गए, योगी जी ने इनको समय दिया, इनकी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने आदेशित किया अपर मुख्य सचिव को, उन्होंने महानिदेशक को आगे आदेशित किया। इसके बावजूद भी अगर कोई कमी रह गई है तो मैं ये बात मैं खुद मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा कि ये वहां पर गलती हुई है उनसे और इसको सुधारा जाए। मैं तो हर तरीके से इन के साथ खड़ी है, पूरी सरकार खड़ी है भारतीय जनता पार्टी की। मैंने पहले भी जब मैंने अपनी बात की शुरुआत की तो मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को समर्पित सरकार है और इनकी समस्याओं को सुनना। आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी के जो अभी हमारे मित्र जो बात कर रहे थे और आपने भी कहा कि 40,000 रुपए से आप 10,000 रुपए को लेके चले आए, कौन लेके आ गया? भारतीय जनता पार्टी से नहीं लेके आई। कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश से अगर मानदेय तो उनको इनका तो मानदेय 3,500 रुपए हुआ करता था, हमने उसको उठा के 10,000 11,000 रुपए किया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने तो उनकी मदद की नहीं की। अगर हम उनको उसी पे छोड़ देते 3,500 रुपए से तो इनको कितना नुकसान होता है। और आगे भी मैंने आकाश राय ये त्रिभुवन सिंह कुछ पूछ रहे, सुनिए उनकी बात। हाँ त्रिभुवन पूछिए आप। हाँ पूछिए त्रिभुवन, बोलिए। एक मजदूर की लेबरी कितनी है? आदरणीय बीजेपी नेता जी से मेरा सवाल, एक मजदूर की लेबरी बता दीजिए आप। नहीं अगर अब देखिए फिर आपने जो कार्य किया है, अगर शिक्षक मित्रों की नियुक्ति हुई तो क्या अगर शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक ये दोनों नहीं होते तो फिर शिक्षा मित्र का क्यों आता? आखिर जब इनकी शुरुआत में उनकी नियुक्ति की गई तो इनका मामला कितना हुआ करता था? आप बताइए ना, आप सबके सामने पूरा देश देख रहा है, बताइए कितना हुआ करता था। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जब कोर्ट का आदेश जब आया, जब समाजवादी पार्टी का जो फैसला था उसको कोर्ट ने निरस्त किया, इसके बाद हमने मानदेय बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? आप बताइए। कोर्ट ने ये नहीं कहा था इनका मानदेय 10,000 कर दीजिए, और जब वो 3500 में पढ़ा रहे थे तो योग्य थे। ठीक है त्रिभुवन, मैं अभी योग्य थे तो उनका मानदेय कम कैसे? मैं ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, ये आकाश राय को नहीं पता है अन्य राज्यों के बारे में। बीजेपी शासित राज्य ऐसे हैं जहां पे इससे ज्यादा मानदेय है और वहां पर परमानेंट भी किया गया है, उसमें से उत्तराखंड भी है, हिमाचल भी है। ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उसके लिए बात कर रहा हूँ। और अगर इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है तो उससे भी सरकार विचार करेगी। हम कहाँ मना कर रहे हैं? 4.5 साल का विचार तो हो गया।
अरे मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके साथ खड़ी है, इनकी समस्याओं को कोई भी समस्या हो आकाश राय आप उनके साथ खड़े हो तो बात ठीक है, लेकिन अब वो आपके साथ खड़े होंगे कि नहीं ये अब सोचने का समय है। आप उनके साथ तो खड़े थे, अब वो आपके साथ खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे ये खड़े रहेंगे। पूरे प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को, सिर्फ शिक्षा मित्रों को ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। पास में चल रहा हूँ, वैभव जायसवाल काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, ऐसे मामलों में थोड़ी देरी हो जाती है, क्षमा करिए। हाँ अबे भाई अभी आ रहा हूं, मैं समय बढ़ा दूंगा, आ रहा हूं आपके पास। वैभव जी, एक आपने बहुत अच्छी बात इसमें जानकारी आपको मिली होगी, कपीस भाई आप भी ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया जानकारी आकाश जी से मिली कि अभी जो अभय जी ने बताया उसमें उन्होंने एक पॉइंट को चिन्हित किया, कोट किया कि देखिए अभय सिंह ने खुद स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री 2-2 बार मिले और तत्काल कहे कि कार्रवाई करो। मैं तो इसीलिए मैं कभी भी राम खेलावन को जिम्मेदार नहीं मानता हूं, कभी भी राम खेलावन को जिम्मेदार नहीं मानता हूं कि उसके लिए राम खेलावन जिम्मेदार है। मैं उस मुख्यमंत्री के बारे में सोचता हूं, माननीय मुख्यमंत्री के बारे में सोचता हूं जिस मुख्यमंत्री के आदेश को इस प्रदेश का अफसर सुन ही नहीं रहा है। 5 मार्च से जून खत्म होने को आ गया और उसके बावजूद कि मुख्यमंत्री जी गंभीर है। हम कहां कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी गंभीर नहीं है, लेकिन आप पिछले 1.5 सालों से कोरोना को लेकर सभी लोग परेशान है। डीजी बेसिक शिक्षा जो है ना, महानिदेशक बेसिक शिक्षा, वही सबको वैक्सीन लगा रहा है। ऐसा आप लोग बताते हो जैसे हम लोग होनोलुलु में रहते हैं, इसी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। नहीं आप इतने आरुष पत्रकार हैं, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि कोरोना की जो समस्या आई है उससे सभी लोग कहीं ना कहीं प्रभावित है, पूरा देश और पूरा देश प्रभावित है। आकाश राय जी, मैं यही कह रहा हूँ कि जब लड़ने के लिए सारी सुविधाएं, समस्याओं को हल करने के लिए इनके पास समय, समस्या को हल करने के लिए इनके पास प्रशासन की जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि चुनाव में व्यस्त रहते हैं भाई साहब लोग। और ऐसा मुख्यमंत्री जिसका प्रशासन, उनके शासन में उनका प्रशासन ना सुन रहा हो, जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री की यहाँ पे जो शासन प्रशासन है वो बेलगाम हो चुका है और मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा है, मेरे कहने के बाद भी नहीं सुनता, इस्तीफा दे देना चाहिए। आने वाली सरकार, जनता जिसको चुनेगी वो व्यवस्था संभाल लेगी। मैं आकाश जी से ही कहना चाहता हूं, आकाश जी से 2 बात मैं कहना चाहता हूं कि आकाश जी, पहला आपने कोरोना की बात कही, बड़ा अच्छा लगा। कोरोना के वजह से एक गंभीर विषय मैं चाह रहा हूं कि आपके माध्यम से आप अपने मुख्यमंत्री तक, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्री योगी जी तक ये बात पहुंचाइएगा कि कोरोना के वजह से अब जो हमारे अभ्यर्थी 2 वर्ष अपनी गवा चुके हैं और समय सीमा उम्र की जो निकल चुकी है, ऐसे अभ्यर्थियों को 2 वर्ष का ग्रेस पीरियड दिया जाए, यह हमारी एक मांग है। दूसरा, जो भी साथी, आप तो अभी भी शायद स्वीकार किए हैं कि नहीं किए हैं कि 3 के बाद वो 1621 लोग जो है आपकी गलती की वजह से, आपकी सरकार की नीतियों की वजह से और योगी जी की जबरदस्ती चुनावी जो जिद थी उस वजह से हमारे 1621 शिक्षक मित्र जो अब हमारे बीच नहीं रहे। तो आप उनके साथ साथ जो अपनी मानसिक प्रताड़ना के कारण अब हमारे बीच नहीं है, जो आपके द्वारा दी गई थी मानसिक प्रताड़ना, जो मानसिक प्रताड़ना की वजह से या किसी भी अपनी समस्याओं की वजह से आज हमारे बीच नहीं है, उनके परिवार के एक व्यक्ति को कम से कम एक सरकारी नौकरी और सहयोग राशि दी जानी चाहिए। ये 2 बातें आपसे अनुरोध है कि बड़े ही यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जैसा कि आप कहते हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी मानते हैं, तो ये बड़ी जेन्युइन 2 बातें मैं आपके बीच रख रहा हूं। कृपया करके इन मांगों को आप अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। आशीष जी, बड़ा ही दुख हो रहा था कि जब मैं पीड़ा सुन रहा था और उस समय क्या मानसिक स्थिति रही होगी अजय जी की, मैं मतलब सोच भी नहीं पा रहा कि कोई व्यक्ति अपने भरे पूरे परिवार को छोड़ के जाने का अगर निर्णय ले लेता होगा, किस तरीके की मानसिक प्रताड़ना से वो गुजरे होंगे। शायद हम और आप इस टीवी डिबेट में बैठ करके बहस कर रहे हैं और अजय जी डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी उस समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं। वैभव भाई, मैं यहीं पे आपको रोकते हुए एक निवेदन में करने वाला था, आपसे भी करूंगा, आकाश राय से भी करूंगा और कपीस श्रीवास्तव जी से भी करूंगा
कि अलग अलग राजनीतिक दल के भले आप लोग हैं, लेकिन सरकार कर क्या रही है क्या नहीं कर रही है सब छोड़िए, कम से कम उस परिवार जिसका इकलौता सहारा चला गया है उस परिवार के लिए कुछ आप लोग सोचिए, कुछ तो मदद करिए। मैं आपको बता दूं कि हम जो राजनीतिक दल होने के नाते कर सकते हैं हम कर क्या रहे हैं। पीछे भी प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी ने शिक्षक मित्रों के और जो पीएससी भर्ती तमाम ऐसी भर्तियों को लेकर एक आवाज भी उठाई और राष्ट्रपति जी से पत्र लिखकर इसमें हस्तक्षेप तक की मांग कर रहे हैं। दूसरा, छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे जी, मैं आपको बता दूं, वो प्रयागराज से लखनऊ तक की एक पदयात्रा निकालने जा रहे अपने सभी साथियों के साथ, इन्हीं की मांग को लेकर, इन्हीं की समस्याओं को लेकर कि ये जो सरकार है जिसका अब कुछ समय सिर्फ बचा हुआ है, 4 महीने बचे हुए हैं, फिर वो आचार संहिता में बाकी समय चला जाएगा, तो हम एक प्रयास कर रहे हैं कि इनकी समस्याओं में जिस तरीके से हम योगदान दे सकते हैं हम योगदान दें, और इनकी समस्या अगर हल हो जाती है तो इससे बड़ा हमारे लिए जो राजनीतिक जीवन से बढ़कर जो खुशी मिलेगी कि अगर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, जो मेरी भी सरकार है, हमने चुना नहीं चुना एक अलग विषय है, लेकिन हम ये कहेंगे कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति आज सत्ता में बैठे योगी जी उस हर व्यक्ति के मुखिया है, तो अगर वो इस तरीके के जो समस्याएं उसका अगर निवारण करते हैं तो हमें भी खुशी होगी, हम भी तारीफ करेंगे। हम अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। जहां तक परिवार के साथ खड़े होने की बात, आशीष जी, ये कहने की बात नहीं और फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर दिखाने वाली बात नहीं है। हम पीछे भी करते आए हैं। आप आगे करिएगा, आप आगे भी, मैं वैभव भाई निवेदन करता हूं आप सब करिएगा, भले उसको सोशल मीडिया पर मत डालिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से आप जरूर भेज दीजिएगा कि मेरी भी आत्मा को तसल्ली होगी कि जो राजनीति में संवेदनाएं भी हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं ये वो पार्टी है आशीष जी कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर बिकरू कांड हुआ था, कोई भी पार्टी में यहां पे आरोप नहीं लगाना चाह रहा, लेकिन आपने देखा होगा कि संजय सिंह जी लगातार हर एक पुलिस वाले के घर गए जो उसमें शहीद हुए थे। उसके बाद जो भी हमारे शिक्षक मित्र मरे, माफ करिएगा, शहीद हुए थे, मैं बताऊं 1621 लोगों के घर अगर हम शायद ना पहुंच पाए हो, लेकिन संजय भैया से लेकर के उत्तर प्रदेश के जिले में जहां जहां हमारी कमेटियां हैं, हर कमेटियां अपने शिक्षक मित्र के साथियों के घर पहुंचने का काम कर रही थी। ये सब हमने किया। जी बोलिए। मेरा एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के जो नेताजी आए हैं, जो ये घटना शाहजहांपुर में घटी है हाल ही में, क्या इनकी पार्टी वहां जाकर के उस पीड़ित परिवार को, दुखी परिवार को, जिसकी बूढ़ी मां 80 वर्ष की है, क्या उनके परिवार को 10 लाख 15 लाख रुपए देने का काम करेगी? बताइए। चाहता हूं अभी आकाश राय बताइए। मैं तो उसमें एक मांग सबसे पहले ही रख दिया कि सहायता राशि के साथ साथ उनके परिवार को एक नौकरी भी दी जाए, सरकारी नौकरी भी दी जाए। हमारी तो ये मांग है। ये काम कब तक पूरा होगा? 2023 तक, 2024 तक? तो भारतीय में हर तरीके से जो भी मदद हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, इसमें कुछ नहीं है। नहीं आकाश, अरे कोई डेडलाइन होती है ना भाई साहब, ये थोड़े ना कि 2022 के बाद करेंगे, कोई डेडलाइन होती है कि हम 3 दिन के अंदर आर्थिक मदद होगी। जहां पे होना होता है तत्काल ट्वीट आ जाता है तुरंत। आप अपने सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं देखिए अगर आप ये बात करेंगे तो फिर आपके लिए सरकार के जो ऑफिशियल प्रवक्ता है जो उनसे आपको पूछना चाहिए, वो लोग इसका बेहतर जवाब देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ ये बात जो है मन में दिखाऊंगा। मैं अभी लखनऊ नहीं हूँ, मैं कल लखनऊ सुबह तक आ जाऊंगा। मैं इस बात को अपने मंत्री जी से और डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री जी सबसे ये बात कहूंगा कि इस परिवार की मदद होनी चाहिए, और आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, मदद होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आप लोग निश्चित रहे हर तरीके की मदद होगी उनकी। आदरणीय नेताजी, अभी जो कोविड काल में 234 लोग मरे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके ये कहा कि जितने भी संविदा कर्मचारी जो लोग कोविड से मरे हैं सबको जो है नौकरी दी जाएगी। अब आप विषयांतर कर रहे हैं, बात यहाँ पे शिक्षा मित्रों की हो रही थी, अब इस प्रकार से अलग अलग विषयों पे बात होगी तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी।
जिस मुद्दे पे बात हो रही है उस मुद्दे पे मैं आपको हर जो भी आप सवाल पूछे मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। और मैं जब कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, चाहे वो प्रदेश का संगठन हो, चाहे शाहजहांपुर जिले का संगठन हो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। बस बस ठीक ठीक ठीक, हम मान गए आपकी बात, लेकिन हम एक बात बता दें अभी कि शाहजहांपुर का आपका संगठन, प्रदेश का संगठन, दिल्ली का संगठन, सारा संगठन सबके साथ खड़ा है। लेकिन ये घटना हुए पता है कितना समय हो चुका है? ये घटना आज की नहीं है, ये घटना कल की भी नहीं है, घटना उसके पहले की है, एक दिन पहले की। ठीक है, अब तक तो संगठन को वहां पहुंच करके कुछ न कुछ मदद कर देनी चाहिए थी। शाहजहांपुर वाला संगठन तो पास में ही था, तो इसलिए ये बातें करते समय पहले शाहजहांपुर संगठन मैं तो आपको भी साधुवाद देख रहा हूँ कि आपने इतना बड़ा विषय उठाया है अपने चैनल के माध्यम से, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और ये इस तरीके से जो आपने विषय उठाया काफी लोगों के संज्ञान में आया है और उस पर मदद करेगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। उसके बाद कई फुर्सत मिलेगी, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा, उसके बाद 2024 का चुनाव आ जाएगा। दो शिक्षा मित्र हमारे, मैं आपके और कपीश जी के पास आना है, दो शिक्षा मित्र हमारे साथी अभी तक वो अपने मतलब कोई बात रख भी नहीं पाए, मैं उनके पास चलना चाहता हूं। सबसे पहले भट्ट साहब, संतोष भट्ट जी हैं। संतोष भट्ट जी ऑडियो खोलिए, संतोष भट्ट ऑडियो खोलिए। जी आप जी आप राय साहब कर रहे हैं, बाकी कपीश जी और वैभव जी तो साथ आपके खड़े होने को वादा कर ही रहे हैं, लेकिन राय साहब कह रहे हैं कि कल ही मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे आप लोग की बात रखने के लिए। आप बताओ क्या क्या बात रखनी है? आकाश राय को जिम्मेदारी दो आप। जी चित्रांशी जी, पहले मैं बात करता हूं अजय जी की। राय साहब कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने 10,000 किया है। चलिए आपकी सरकार, आप घर से कहते हो 10,000 किया है। अच्छा चलिए, जब 40,000 शिक्षा मित्र पा रहा था उस समय शिक्षा मित्र के बेटा बेटी की शादियां थी, उसने लोन लिया बैंक से, सारी जिम्मेदारियां थी, आवास नहीं था। आदमी जब कमाने लगता है तो उसकी एक आशा बढ़ जाती है, वह कर्जे लेके काम करता है। बाद में चाहे इनके प्रकरण, चाहे नौकरी हमारी चली गई। आप तो सरकार हो हमारे, आप तो कहते हो कि हमने 10,000 दिया। आज जो भी शिक्षा मित्र हमारे 4,000 शिक्षा मित्र हमारे बीच नहीं हुए, औकात में रहे। आज 200 रुपया लीटर सरसों का तेल है चित्रांशी जी, 200 रुपया लीटर है। और ये जून का महीना है, हमारी लोकप्रिय सरकार काफी दिन से हम लोग मांग कर रहे हैं, इस महीने पूर्ति कौड़ी नहीं मिलती, 11 महीने मानदेय मिलता है, 11 महीने। और आज साहब जो बात कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हम तो लखनऊ की सड़कों पे रहे, हमारा रोड पे रहे, हमारा धरना प्रदर्शन हुआ, सरकार ने एक कमेटी गठित की हम शिक्षा मित्रों के लिए, और उन्होंने कहा जो आप हमारे एजेंडे में हो हम एक कमेटी गठित करते हैं आपके भविष्य को खुशहाल करने के लिए। माननीय डिप्टी सीएम के नेतृत्व में, जिस डिप्टी सीएम की बात सब कर रहे हैं, डिप्टी सीएम के नेतृत्व में और हाई पावर कमेटी गठित हुई, आज तक उसका परिणाम नहीं आया। दूसरी बात, माननीय मंत्री जी की बात कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी से जब से माननीय मंत्री जी मंत्री हुए हैं, कम से कम 100 मुलाकात मेरी होगी, 100 मुलाकात मेरी होगी। राजा जान लीजिए, संज्ञान में लीजिए, मेरे जनपद में है माननीय मंत्री जी, 100 मुलाकात रही होगी। अभय सिंह की 18 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात है। हम लोगों की काफी मुलाकातें, हम लोगों ने सुनील बंसल जी से, सत्यदेव सिंह जी से, संघ के लोगों से, मंत्रीगण से, विधायक से, सांसद से, कहां ऐसी जगह कौन सी है कि जहां हमने माथा न टेका हो। और माथा इसलिए टेका, आपने हमको अपने घोषणा पत्र में रखे थे कि हमारी सरकार आएगी, हम आपका 3 महीने में उचित निराकरण शिक्षा मित्र का कर देंगे। आज 4.5 साल बीत चुका है, जिसमें भी हमारे जो भी शिक्षा मित्र हैं उसमें जिस जगह आज देखिए काफी अध्यापक ऐसे हैं
जो बिना टेट पढ़ा रहे हैं, कुछ अध्यापक हैं टेट पढ़ा रहे हैं। हमारे 30,000 शिक्षा मित्र जो टेट है, योग्य हैं, तो आज सड़क तो है। आप घर से 6 महीना अभी 6,000 की सूची कर निकाली है कटाव के नाम पे। उस कटाव को हमारा 30,000 शिक्षा मित्र पूरा करता है, और आप जिसको कटाव का नाम देके हमको गुमराह करके सड़क पे आ दिए, हमको नौकरी मिलनी चाहिए थी, हमारा अधिकार था, वो नहीं मिला। आप जाते हो बड़े गर्व से हर मंचों पे, हमने 350 से 10,000 कर दिया। आज जब 3,500 से महंगाई की तुलना कीजिए, आज 100 रुपए जोड़ है, 900 रुपए के करीब गैस है, 200 रुपए किलो सरसों का जोड़ है, 100 रुपए के नीचे दालों नहीं है। हम भी आदमी हैं, जोड़ में मानदोल नहीं मिलता है। अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर हमने कर्ज लिया है तो कर्ज लगा जोड़े रहता है, तो समय हम मानसिक रूप से विक्षिप्त की स्थिति में आ जाते हैं। यही कारण है, यही है। आज अजय भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको करना अगर सरकार कोई नहीं होगा तो समझ जाएगा। आपने रसोई से लेके पूरे घर का बजट बता दिया है साहब। वो इस पीड़ा को नहीं झेल पाए और 4 बच्चों को छोड़ के, बूढ़ी माँ को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के चले गए। जो ठीक इसका जिम्मेदार तो सिस्टम है। हम सिस्टम को मानेंगे, हम अधिकारियों को मानेंगे। हम ये नहीं कहते हमारे नेता संवेदनहीन है, लेकिन हमारे नेताओं को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने संवेदनहीन बना दिया है। मैं ठीक है भट्ट साहब, ठीक है, आपकी भावनाएं, ये जो दिल में आता है आदमी बोलता ही बोलता है, इसमें कोई नाजायज बात नहीं है, बिल्कुल। और जो लोग 10,000 रुपए देने का जश्न मना रहे हैं, उनको 10,000 दे करके घर पालने के लिए 6 महीना भेज दो, तो अजय प्रताप से पहले अवसाद में चले जाएंगे। वो तो बहुत जीवट लोग हैं जो सालों झेलते हैं, तब जाकर के ऐसे अप्रिय निर्णय ले लेते हैं जो कि नहीं लेना चाहिए। 10,000 दे करके यहाँ पे है राजनीतिक दलों से वैभव जी हैं, कपीश जी हैं और आकाश राय है। बता दें 10,000 अपने किसी पड़ोसी को दे करके कह दें कि 4 बच्चे पालो, बूढ़ी माँ पालो, नहीं पाल सकते। अनीता श्रीवास्तव ऑडियो खोलिए। जी बोलिए आप, अनीता जी बोलिए। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अनीता श्रीवास्तव वाराणसी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से हूँ सर। और सर मैं अपनी व्यथा क्या कहूँ सर, मैं 2015 में प्रधानमंत्री जी से मिल भी चुकी हूँ, और उन्होंने कहा भी था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी, और शिक्षा मित्र कभी भी अवसाद में जाकर गलत कदम न उठाएं। लेकिन सर आज क्या हो रहा है, आज तो यही स्थिति, ये विकट स्थिति है सर हमारे सामने खड़ी है कि हम अवसाद में चले गए हैं। हम पढ़े लिखे क्या करें, स्कूल में जाते हैं तो एक शायर का हमने सुना था कि आप अपने काम से हमेशा खुश रहो। काम को जिस दिन आप मनुष्यत से जो है काम पर जाओगे, उस दिन जो है आपकी कमाई में बरकत नहीं होगी। सर हम भी खुशी मन से सुबह उठते हैं और अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करके सुबह सुबह स्कूल में जाते हैं और पूरे जोश के साथ हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं सर। लेकिन वहीं पर जब एक अध्यापक का एरियर आता है, जब उनका महंगाई भत्ता बढ़ता है, जब उनकी सैलरी आती है, सर मैं तो प्रथम बैच की हूँ और मैं जो है विश्व बैंक से हूँ सर। मेरी तो सैलरी मतलब 10,000 का मानदेय भी सर 6-6 महीने पे आता है, और 6 महीने तक मुझे कैसे सरवाइव करना पड़ता है अपने परिवार के लोगों के साथ। जब वो टीचर अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बात करते हैं कि होली आ गई है, चलो एरियर के पैसे से हम लोग कपड़े खरीद लें, दिवाली आ गई है, चलो बोनस के पैसे से हम लोग अपने घर में कुछ सजावट के सामान खरीद लें, उस समय हमारे दिल में क्या गुजरती है सर, ये हम जानते हैं। सर वादे का क्या है, वादा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया था और मुख्यमंत्री जी ने भी किया था, लेकिन सर आज शायद आप लोग माननीय हैं, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन शायद आज आप लोग अपने वादे को भूल चुके हैं, इसलिए सभी शिक्षा मित्र समाज अवसाद में चला गया है। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहती हूँ सर कि हमारी समस्याएं विकट हैं और हमारी समस्याएं सर 21 वर्ष हो गए अल्प मानदेय में हम लोगों को कार्य करते हुए। सर 14 वर्ष में तो भगवान राम का भी वनवास पूरा हो गया था, तो फिर हमारा ये वनवास कब तक सर?
हम ये पूछना चाहते हैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय से कि हमारा ये अनीता जी बहुत सही सवाल आपने किया। और सर जब हम लोगों का समायोजन निरस्त हुआ था तो सर हमारे प्रदेश में 22,000 शिक्षा मित्र कैट पास थे और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोगों को सर हम लोगों का समायोजन निरस्त हुआ था 2017 में और हम लोग सितंबर में जब मिलते हैं, मेरा प्रतिनिधिमंडल मिलता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जाओ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर तुम लोग जो है असिस्टेंट टीचर के पद से जो है झंडा फहराओगे। लेकिन सर उसका क्या हुआ? सर हम लोग 2-2 परीक्षा दिए, सुपर टेट का 2-2 परीक्षा 2-4 नंबर से पीछे रह जाते हैं। सर हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारा भारांक, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको भारांक दिया जाए, इसलिए कि ये उम्र में काफी बड़े हो गए हैं, 50 वर्ष की अवस्था में पहुंच गए हैं और 21 वर्ष से ये लोग जो है शिक्षण कार्य कर रहे हैं, इनका अनुभव भी है, इसलिए इन्हें जो है थोड़ा सा शिथिलता बरती जाए। तो सर हम पूछना चाहते हैं हमारा भारांक गया कहाँ? अनीता जी मैं आपके ही सवाल को लेके आगे जा रहा हूँ, आपके सवाल को ही मैं लेके अभी आगे जा रहा हूूँ। पहली बात तो ये कि जब हाँ बोलिए अनीता जी बोलिए पूरी बात। हाँ सर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है सर, अब थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। करिए। सर हमको एक बैरियर लगा दिया जाता है सर, और ये भी वैध तरीके से नहीं, अवैध तरीके से लगाया जाता है। सर आप ही बताइए कि परीक्षा होने के बाद पासिंग मार्क्स कब लगता है और किसने लगाया है? अब तक आज तक किस परीक्षा में लगा है सर ये पासिंग मार्क्स? क्या हमको सिर्फ रोकने के लिए? क्या शिक्षा मित्र ही ऐसा जो है पाप किया हुआ 21 वर्ष में जाकर सर वो स्कूलों में जो है पाप कर रहा है? किस बच्चे को इसने मारा है, पीटा है, प्रताड़ित किया है? किस बच्चे को आगे बढ़ने में इसने रोका है? सर हम घर घर जाकर नामांकन कराते हैं उन बच्चों को बहला, चूंकि हम ग्रामीण अंचल से हैं सर और गांव से हमारा हर बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है किसी न किसी रूप से, बुआ है, ताई है, दीदी है, जो भी है, हम जाते हैं उनको लाते हैं स्कूल तक, उनकी हर समस्या का समाधान करते हैं। आज भी सर जब स्कूलों में कोई भी बात होती है शिक्षा मित्र को पूछा जाता है, क्योंकि ये गांव से जुड़ा हुआ है और कोई भी हेड जो है शिक्षा मित्र को बुलाता है, कहता है कि आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर सर हमारी सरकार क्यों नहीं समझ रही कि हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? तो क्या हम 10,000 ही पाने लायक हैं? सर हम एक बात इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय से कि क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये निर्धारित किया था कि आप 10,000 ही दीजिएगा शिक्षा मित्र को तभी गुणवत्ता बनी रहेगी, और 10,000 से अधिक देंगे तो गुणवत्ता चली जाएगी, ये बच्चों को पढ़ाना छोड़ देंगे? और सर क्या हम आज भी स्कूलों में जाकर पढ़ाने का काम नहीं करते हैं? 10,000 में भी तो हम पढ़ाने का ही काम करते हैं। तो जब 10,000 में पढ़ा रहे हैं सर, तो वो हमारा मानदेय अगर जो 25,000 30,000 हो जाएगा तो क्या हम खुशीपूर्वक उन बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे? ठीक है, ये बताइए सर, हम ये पूछना चाहते हैं। ठीक है अनीता जी, मैं आप ही के सवाल को लेकर चल रहा हूँ। मैं त्रिभुवन जी कुछ कहना चाहते हैं। त्रिभुवन जी, हाँ आप भी कह लीजिए बात, तभी मैं आगे बढ़ूँ। हाँ त्रिभुवन बोलिए। चित्रांशी जी समय कम है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के जो नेताजी आए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अभी आपकी ही सरकार ने, अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि जो मृतक थे पंचायत चुनाव में, जो शिक्षक मरे हैं, जो एक्सपायर हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को बगैर सुपर टीटी के नियुक्ति दे दी गई, बगैर सुपर टीटी के। ठीक, तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक प्रस्ताव, एक मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी पहुंचाने का कष्ट करें कि जितने भी शिक्षा मित्र हैं, समस्त शिक्षा मित्रों की बात मैं कर रहा हूं, कि सभी लोगों को प्रशिक्षित वेतनमान, बीमा और मेडिकल की सुविधा देने का काम करें और 62 वर्ष की मोहर लगा दे, सारा मामला खत्म। प्रशिक्षित वेतनमान। ठीक है, आदरणीय नेताजी, मैं चल रहा हूँ, उन्हीं के पास चल रहा हूँ, उन्हीं के पास मैं वाया कपीस श्रीवास्तव जी, उन्हीं के पास चल रहा हूँ। कपीस जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये हमारी मांग पहुंचाने, मैं आज अब आकाश राय से, मैं आज आकाश राय से वादा करवाऊंगा ना, कल ये जाएंगे, आएंगे लखनऊ तो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। जी का अगर बहुत बड़ा हृदय है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हृदय बहुत बड़ा है और माननीय मोदी जी का वचन अगर पक्का है, वादा पक्का है, तो एक ऑर्डिनेंस ला करके सारी समस्या खत्म की जा सकती है। आदरणीय चित्रांशी जी, ऑर्डिनेंस लाके खत्म की जा सकती है। लेकिन वास्तव में त्रिभुवन जी, पता है इस देश में बड़ी बड़ी बातें और वादे, इस पे भी टैक्सेशन अगर हो जाता ना, तो राज्य की समृद्धि भी बढ़ती और ये जुबान भी थोड़ी छोटी रहती राजनीतिक लोगों की।
वादे जो करते समय ना कंट्रोल रहता, तो इस पे जो है इस पे भी टैक्स लगना चाहिए, वादों पर और बड़ी बड़ी जुबान पर, जिसका जिक्र अभी आपने किया और संगीता जी ने किया, अनीता जी ने। हम चल रहे कपीस जी के पास। कपीस जी 14 साल हो गए, अनीता श्रीवास्तव कह रही हैं कि 21 साल हो गए, 14 साल में तो राम जी का वनवास खत्म हो गया था, राम राज्य में इनका वनवास नहीं खत्म होने को आ रहा है। और अभी संतोष भट्ट ने बताया कि 18 बार वो मिल चुके मुख्यमंत्री से, अभय सिंह, संतोष भट्ट 100 बार मिल चुके हैं बेसिक शिक्षा मंत्री से। अनीता श्रीवास्तव को प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि चिंता मत करिए, आप लोग की जिम्मेदारी अब मेरी है। 6 साल पहले वादा किया था 2015 में। कैसे खत्म होगा वनवास इनका? खत्म होने कोई है फॉर्मूला? देखिए, वनवास तो खत्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए सरकार के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। केवल मुंह चूमने से काम नहीं चलेगा, कह देने से काम नहीं चलेगा, आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि राजनीतिक दल तो यूं ही बदलाव तो होते ही है, और उसका कारण भी होता है उसके पीछे कि वो निश्चित रूप से जो जनता की चीजें हैं वो पूरी नहीं कर पाते, और अपने वादे पे बहुत से दल ऐसे हैं कि 100% करे नहीं करते। मैं एक बात कहता हूं, समाजवादी पार्टी तो इसी के लिए जानी जाती है कि हम जो वादा करते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं, वो हमारा मुद्दा है। हमने अगर कहा था कि विषय विशेषज्ञ को हम परमानेंट करेंगे तो हमने किया, हमने शिक्षा मित्रों को वादा किया था तो शिक्षा मित्रों को किया। अब रह गई बात इस चीज की कि योगी सरकार से समाजवादी पार्टी तो नहीं पूरा करा सकती, लेकिन ये मैं आपको आश्वासन देता हूं और बहन अनीता जी को भी आश्वासन देता हूं कि हमने ही आपको परमानेंट करने की कोशिश की थी। और अगर ये सरकार वास्तव में शिक्षा मित्रों के साथ खड़ी होती, समय पे जवाबदेही लगाती, समय पे शपथ पत्र सही से लगाती, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट आया था ये वर्डिक्ट दूसरा होता। लेकिन यहां तो सरकार बदला की कार्रवाई कर रही थी कि समाजवादी पार्टी ने किया है तो हमको इनको नहीं लेना है। बहुत सीधी सी बात, ठीक है, आप बदला कार्रवाई कीजिए। आज आप बदले की कार्रवाई में हमारे इतने अपने नौनिहालों को खोना पड़ा है, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, जिनकी बीवियां विधवा हो गए, जिनके मां अपने बच्चों को जो सीने से लगा के सपना देखे थे वो आज जिंदा है और उन्होंने उनको कंधा दिया है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी के लिए नहीं हो सकती, ना मेरे लिए और ना ही सत्ता दल के लिए। मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं चित्रांशी भाई, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी एक ऐसा कानून लेकर के आएगी कि सारे शिक्षा मित्र परमानेंट होंगे। और ये भी मैं आपको कह रहा हूं, आज भी 2 लाख वैकेंसियां हैं, 2 लाख वैकेंसियों के अंदर वो लोग भी नौकरी पाएंगे जो बीपीएड और सीपीएड और क्या बोलते हैं बीटीसी और विशेषज्ञ, ये सारे लोगों को हम परमानेंट करने का काम करें। हम इसलिए कह रहे हैं, आप चाहे जो चाहिए आप समाजवादी पार्टी को कह लीजिए, लेकिन हमने ये किया था और हम ये करेंगे, इसका हमारा वादा है और हम पूरा करेंगे। चाहे बहन अनीता हो, चाहे मेरे भाई जो दोनों बैठे हुए हैं, जब ना पूरा होगा तो आप बताइएगा, और किसने पूरा करने की कोशिश की ये भी बताइएगा। हमने अपने शिक्षा मित्रों को उस स्टैंडर्ड पे डाला था क्योंकि वो उस लायक थे, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया था कि वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो सक्षम है शिक्षा देने में। तो सिर्फ एक एग्जामिनेशन पास कर देना ही कोई एक मूल कारण नहीं होता है बराबरी का। ये संविधान सीधी बात कहती है कि अगर एक नौकरी है तो उसका वेतन भी सेम होना चाहिए। यही समता और समानता का अधिकार है जो हमको अनुच्छेद देता है। तो भाई सीधी बात एक बात पूछ रहे हैं कि अगर 3,500 रुपए में वो पढ़ा रहा था तो वो बहुत अच्छा शिक्षा मित्र था, उसको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और अगर वो 40,000 में पढ़ाने लगा तो साहब वो शिक्षा मित्र खराब हो गया कि वो ठीक से नहीं पढ़ाता था, वो बच्चों का भविष्य खराब कर रहा था। तो 3,500 में वो स्वीकृति कैसे थी? फिर 10,500 आपने क्यों किया? क्या हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए शिक्षा मित्रों का कर दिया? आपने ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोगों को कैसे किया? ये बात साबित करती है अमित चित्रांशी जी कि हमारे शिक्षा मित्र जायज थे, हमारे शिक्षा मित्र पढ़ा रहे थे, और कम पैसे में पढ़ाने के बाद जब उनको एक शानदार नौकरी हासिल हुई क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी, मेहनत से अपने आप को प्रूव किया था कि वो हमारे गांव के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दे रहे हैं। बावजूद इसके ये सरकार एक बदले की कार्रवाई की, और समय से अगर इनके लिए चाहती तो नियम कानून भी बना सकती थी, समय से अगर चाहती तो सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र और WS भी दाखिल करके इनके पक्ष में चीजों को का रुख मोड़ सकती थी।
क्योंकि वैकेंसीज इनके हाथ में थी। जो बच्चे आपके गए थे उन बच्चों को आप मेन वैकेंसीज में देती और इनको आप उसी वैकेंसीज में पूरा कर सकते थे, लेकिन ये सरकार करना नहीं चाहती थी, इसने उलझाना चाहती थी, उलझा दिया। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, हम नहीं कह सकते कि हम ये करेंगे कि नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं कि आकाश राय भाई बैठे हुए हैं, अगर जरा भी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन हमारी बहन को दिया या हमारे मित्रों को दिया, जिन्होंने 100 बार मिले, जो शिक्षा मंत्री भट्ट जी से मिले, उन्होंने इतनी बार आश्वासन दिया, जाते जाते कर दीजिए। हमें नहीं चाहिए शिक्षा मित्रों का वोट, हमें उनका जीवन चाहिए, हमें उनका परमानेंट नौकरी चाहिए, हमें कोई शौक नहीं लगा हुआ। आप पूरा कर दीजिए, आप वोट ले लीजिए, आप सरकार बना लीजिएगा। लेकिन अगर आप नहीं बना पाएंगे तो आप ये जान लीजिएगा, अगर समाजवादी पार्टी आई तो समाजवादी पार्टी इनको पक्का भी करेगी, परमानेंट भी करेगी, और कोशिश हमारी होगी कि जिन लोगों की नियुक्ति हमने दी थी और जिनको हटाया गया है, हम उनको उसी समय से बर्खिता भी देंगे। ठीक बात है। इस पूरी बात में कपीश जी एक बात मुझे अच्छी लगी, जो अच्छा बोले, मैं हमेशा एक बात अच्छी लगी, वोट आप ले लो, वक्त है, अभी है वक्त, 3 महीने का वक्त है, आप परमानेंट इनको करो, इनकी मांगे पूरी कर दो आप। इससे अच्छी क्या बात है? 1,60,000 परिवार आपके साथ खड़े हैं, 1,60,000 परिवार। और राजनीति में ऐसा बड़ा दिल होना चाहिए। परिवार राजनीति कर किसके लिए रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं त्रिभुवन सिंह, अनीता श्रीवास्तव, संतोष भट्ट, अभय सिंह के लिए, यही प्रदेश के आवाम के लिए कर रहे हैं राजनीति। ये बड़ा दिल होना चाहिए और ये बड़ा दिल हर राजनीतिक दल को दिखाना चाहिए। मैं आकाश राय से फाइनली आज कमिटमेंट करवाऊंगा, वैभव जायसवाल के पास चल रहा हूं। वैभव जायसवाल, आप अपने तरफ से क्या करेंगे वो बाद की बात है। इस सरकार से बचे हुए 3 महीने में आप लोग करवाने के लिए कोई आप लोगों के पास तरीका हो? संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-4 बार कर दें। 1,60,000 परिवार की बात है वैभव जायसवाल जी, 1,60,000 परिवार, 10-5 परिवार के, एक परिवार भी महत्वपूर्ण होता है, एक परिवार, 1,60,000 परिवार। संजय सिंह इस विषय को लेकर आगे बढ़े, ट्विटर पे दबाव बनावे, तो कम से कम पॉलिटिकल विपक्ष का प्रेशर तो आगे सत्ता पक्ष पे। आशीष जी, अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि 30 जून को जो इनको नियुक्ति पत्र देना था वो भी शायद सरकार रोक रही है 59,000 शिक्षक भर्ती में। अभी ना जाने अभी क्या उसमें और पेच आएंगे, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है। अभी बैठे हुए हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी मंशा नहीं है कि वो इसका कुछ निवारण निकालना चाहते हैं इस सरकार के दौरान। आपने हमसे पूछा हम क्या करेंगे। हम आवाज बुलंद करने के लिए अपने साथियों की, हमने जो वंशराज दुबे जी के साथ, जो हमारे छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ हम सभी साथी और अपने अभ्यर्थी साथी, जो कि बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं, सभी तरीके के अभ्यर्थी, उनके साथ पदयात्रा मैंने आपको बताया कि प्रयागराज से लखनऊ तक कर रहे हैं। और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का हम अपने तरफ से जो प्रयास कर सकते हैं कानून के दायरे में रहते हुए करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि शायद हमारे द्वारा उठाए जाए कदमों से सरकार जो है शायद जागे। हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते हैं कि मेरी सरकार आएगी, उनकी सरकार आएगी। हम इस सरकार, जब तक ये मौजूद है, इस सरकार से काम कराने का प्रयास करेंगे। और ये सरकार अगर काम नहीं करती है, तब जब भी हमें मौका मिलता है, हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम तो इनकी आवाज बने ही हुए हैं, लेकिन हम हर वक्त खड़े हुए हैं साथ में। और उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी की सरकार आती है, आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, तो कैबिनेट की पहली बैठक में यह निर्णय किया जाएगा 24 घंटे के अंदर कि हमारे जो शिक्षक भर्ती जो बचे हुए, जिनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, इनका निवारण कैसे किया जाए। एक पूरा प्रारूप, एक रूपरेखा हमारे आने वाले शपथ पत्र, संकल्प पत्र या आप मैनिफेस्टो कहिए, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और हमारी सरकार आने के बाद 24 घंटे के अंदर कैबिनेट की पहली बैठक होते ही इसका निवारण किया जाएगा। ये पूरे विश्वास के साथ मैं आपको बताता हूं। और रही बात अभी जो मौजूदा टाइम बची हुई है, 3 महीने 4 महीने हमारे पास है, उसमें हम जन आंदोलन होके आदरणीय संजय भाई के नेतृत्व में ट्विटर के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से इस सरकार को तरीके से भी जगा कर अपनी विपक्ष की जो भूमिका निभाना हमारा कर्म भी है, निभा करके हम इनका हक दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और कोशिश करेंगे कि अब किसी भी तरीके से कोई अजय जैसा हमारा साथी हमारे बीच से ना जाए। तकलीफ हो जाता है जब इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि
कितने असफल हैं आज के समय में, और मुझे कहते हुए इस बात में कोई भी शर्मिंदगी नहीं है कि ये विपक्ष की जो एकजुटता है उसकी भी कमी है आशीष जी। बिल्कुल बहुत मैं ऐसे हर बात का मैं स्वागत करता हूं। ये हमें वाकई शर्मिंदा होना चाहिए कि हमारा कोई साथी अगर अवसादग्रस्त होकर अपने हक को मांगते मांगते थक जाए और थक करके दुनिया छोड़ दे, ये हमारे सबके लिए शर्मिंदगी की बात है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं हमारे सपा के बड़े भाई के रूप में कपिल जी बैठे हैं। शायद कपिल जी मुझे ना पहचानो, लेकिन मैं बड़ा ही आदर करता हूं। हम और कपिल जी एक ही जनपद के हैं, और मैं कह रहा हूं कि अगर सपा जो है एक विपक्ष का रूपरेखा के रूप में अगर कहे, एकजुटता के रूप में कहे, विपक्ष की एक बैठक के रूप में कहे, अगर वो बुलाते हैं, हमारे तरफ से नेतृत्व किया जाएगा, और हम सब विपक्ष के लोग क्यों नहीं मिलकर के इस सरकार को झकझोरने का काम करते हैं। मैं ये प्रश्न उठा रहा हूं। आज हमने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, मोदी जी और तमाम लोग जो कि डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, वो काम ये नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो भी भूमिका है, आने वाले समय में जिस भी सत्ताधारी पार्टी जो भी होगी, तब का तब देखेंगे। लेकिन आज के मौजूदा वक्त में हम एक विपक्ष के रूप में बैठे हुए हैं, और हमारा अपना भी कर्तव्य है कि हम अलग अलग ये लड़ाई न लड़के एक बार एक मंच पे आकर इनकी आवाज उठा दें। जी ठीक है बाबू। कंट्रोल रूम, एक बार अजय के परिवार, पत्नी, मां, उनकी पीड़ा को दिखाइए। वो एक बार आकाश राय देख लें, और फिर मैं इनसे आखिरी जवाब लूंगा। कंट्रोल रूम चलाइए। जाते तो हो जाते, अब 1000 रुपए में का हो गए, कुछ नहीं हो गए। अच्छा, पहले ये तो कह रहे थे पहले, और का मैं जयपुर से कहते मैंने कोई बात नहीं, हम मिल रहे भाई, मैं यहाँ सबर कर ले, कोई बात नहीं। मेरे दिन में टेंशन में रहता, और दिन में टेंशन में मैं टेंशन मत करो, बच्चा देखो अपने बच्चा तो सब कुछ है। सराज मैं तो जयपुर से आए, मेरे को पता लगी जब आए मैं जयपुर से। क्या करें, छोटे छोटे बच्चे बनाओ, उनको लेकर कहा जाए, बताओ तो बर्बाद लेके कहा जाए, छोटे छोटे बच्चे लेके 10,000 पीछे से एकदम टेंशन में रहते थे, बोलते थे क्या करें भाभी बताइए, कैसे खर्चा झेले, कैसे रहें, कैसे अपने बच्चों को पाले, बताइए सरकार ने ये किया। आज इसमें दुनिया से नहीं है, बताओ क्या किया जाए। इसी 10,000 के पीछे उसने अपनी छोटे छोटे बच्चों को तरफ नहीं देखा। बच्चों ने धर्म नहीं देखा, नहीं चाहता आकाश राय, 10,000 रुपए में आकाश राय आवाज आ रही है आप तक? आकाश राय आवाज आ रही है आप तक? जी आकाश, आपने, मैं इसीलिए एक बार फिर से कम पीड़ा दिमाग में बार बार जब चोट करती है, तो हो सकता है कोई निर्णय हो उस समय, आदमी उस समय हो सकता है कोई संकल्प ले ले, इसीलिए सुनवा रहा हूं कि अब तो संकल्प, एक बार संकल्प पत्र तो 4.5 साल पहले लिखा था, भूल जाइए। वक्त है अभी 3-4 महीने का। अब कोई, मेरे एक अपील है, अब कोई 13 गिना दिया त्रिभुवन सिंह ने, 13 नाम मेरे पास फोटोग्राफ्स आए, वो फोटोग्राफ्स हृदय विदारक थे, उनको मैं दिखा नहीं सकता था, इसलिए नहीं दिखाया। अलग अलग शिक्षा मित्रों के, कहीं पेड़ पर, गांव के बाहर पेड़ पर अपने आप को फंदे पे लटका लिया शिक्षा मित्र, कहीं घर के अंदर, अभी बनता हुआ घर था, घर पूरा प्लास्टर नहीं लगा और उसकी कुंडी से अपने आप को ऊपर छत में लटका लिया। वो तस्वीरें मैं दिखाना नहीं चाहता था। आप अब ये बताओ कि ये दूसरा अजय प्रताप न हो। आकाश जी, इतना आप कर दोगे, आजीवन ये सभी आभारी रहेंगे, और मैं तो आजीवन आभारी आपका रहूंगा। आकाश जी, एक बात बताना चाहता हूं। आकाश जी, हाँ आकाश राय, आकाश राय कहां गए भाई? नहीं, आकाश राय कहां है? उनकी आवाज नहीं आ रही है। ये फोन कट कर दिया इन्होंने भाई, दोबारा जोड़िए इनको, आकाश राय को। ये स्थिति है, फोन अब कट हो गया, अभी तक बात हो रही थी, मैं फाइनल कमिटमेंट की बात आई तो देखिए आप लोग, फोन कट हो गया है।
बात वही है, अब नहीं जुड़ेंगे तो भी। आकाश राय, आवाज आ रही है आपको? आकाश राय जी हाँ, मुझे बड़ी निराशा हुई, आप चले गए थे बिना जवाब दिए। नहीं मैं गया नहीं, फोन कट गया। बात आप जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। सवाल आप फिर से पूछे क्योंकि फोन कट गया तो मैं सुन नहीं पाया था। हाँ बता रहा हूँ, फिर से बताऊंगा, आप सुनिए ध्यान से। आपका बीजेपी संगठन लगभग हर गांव में है, हर गांव में आपके बूथ लेवल पर कार्यकर्ता है, जबकि आप लोग पन्ना प्रभारी तक बनाते हैं, वोटर लिस्ट में एक पन्ने का इंचार्ज। लगभग सभी गांव में मेरे शिक्षा मित्र भी हैं, और मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि कौन शिक्षा मित्र कितने अवसाद में जी रहा है, या आप अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पता कर सकते हैं। आप सच्चाई जान जाएंगे, कितनी गरीबी में, कितनी बदहाली में कैसे उनका परिवार चल रहा है, क्या चल रहा है, और कौन शिक्षा मित्र किस गांव के थे और किस परिस्थिति में उनका वो जीवन लीला समाप्त हो गई, कितने लोगों ने फांसी लगाया या कुछ लगाया। ये आपके अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी पता चल जाएगा अगर हमारी बातें आपको झूठी लग रही हैं। पहली बात यह सोच लीजिए। दूसरी चीज ये है कि कब तक अजय जी जैसे लोग घटनाएं घटती रहेंगी, कब तक? अभी मैं 138 शिक्षा मित्रों की चर्चा कर रहा था। सारे एग्जाम क्वालिफाई करने के बावजूद इनको कंप्यूटर की गलती से 69,000 में नियुक्ति पत्र नहीं मिला। डायरेक्टर साहब ने भी यह कहा कि कंप्यूटर की गलती है, मेरी गलती नहीं है। अब कंप्यूटर बनाने वाले कंपनी से मैं संपर्क करूं, बताइए भाई आकाश राय जी। सवाल आप दोहरा देंगे तो बेहतर होगा, आवाज मैं बता दे रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि हर गांव में आपका संगठन है, शिक्षा मित्रों का दुख दर्द आप वहां से पता कर सकते हैं। अगर आपको त्रिभुवन सिंह, अभय सिंह की बातों पर यकीन नहीं है तो वहां से पता कर लीजिए, इनकी क्या दुख दर्द इनका सब पता करवा लीजिए। अगली बात यह है कि 138 जो इनके साथियों नियुक्ति रुक गई और उसके डायरेक्टर साहब बताए कंप्यूटर की गलती है, हमारी गलती नहीं है, तो ये जाए कहां? बिल गेट्स से, माइक्रोसॉफ्ट से, किससे संपर्क करें ये लोग? कंप्यूटर की गलती है। पहले बता दीजिए। और दोनों सवालों का मैं आपको एक एक करके जवाब देता हूँ। पहली चीज तो ये कि मैंने कहा कि गांव के कार्यकर्ताओं से पता करेंगे, तो हम लोग जमीनी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पे काम करते हैं और हमें सारी हकीकत पता है। और दूसरी बात, जो दूसरा सवाल इनका था, तो मैंने तो पहले ही कहा ना कि ये बात जो है मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा कि आपके आदेश के बावजूद ये काम नहीं हुआ। हो सकता है आपने कहा है, मैं कल मैं लखनऊ चल रहा हूँ, ये बात मैं वहाँ पे इसका निदान किया जाए, तो मैंने पहले ही कहा है। विजय किरण आनंद जी 2 बार रेणुका मैडम के लेटर का जवाब नहीं दिया उन्होंने, जिसके कारण 138 लड़कों का नाम कल की सूची में नहीं आया 26 तारीख को। आज उनकी काउंसलिंग होनी थी। अरे अभी आपने कहा कि कंप्यूटर की गलती थी, रहा हो कि हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। की वजह से इसको सही किया जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी दुविधा नहीं होनी चाहिए। और आपने जब आप मुख्यमंत्री जी के पास गए तो मुख्यमंत्री जी ने आपकी बात सुनी, ऐसा तो मेरे उन्होंने कहा कि नहीं इसमें कुछ नहीं होगा, इसको सही करो। मैं सही बात अभी भी कह रहा हूँ कि इसको सही करना चाहिए। और कल में जब लखनऊ उन्होंने ये काम नहीं किया, इसको जल्दी से कर लीजिएगा। ठीक है, वक्त की कमी है, लेकिन वक्त की कमी के साथ में बता दें आकाश राय जी, शिक्षा मित्रों का मुआवजा कब तक मिलेगा इसको भी बताकर जाइएगा। आकाश राय आप इन विषय पे, इन सभी विषयों पे मुख्यमंत्री से कब बात करेंगे? मैं निश्चित तौर पे मैं सुबह तक लखनऊ पहुंच जाऊंगा। मैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, तीनों लोगों के संज्ञान में सारे मामले जो आपने इतनी अच्छी चर्चा कराई, जो भी यहाँ पे परेशानियां लोगों की उठ के आई हैं, इन चीजों को मैं लेके जाऊंगा। इसमें मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ दोबारा कि मैं लखनऊ पहुंचूंगा, निश्चित तौर पर इसकी चर्चा करेंगे। एक प्रश्न बहुत बेसिक शिक्षा मंत्री से पूछ लीजिएगा। मेरे तरफ से 1621 शिक्षकों की सूची आपने प्राथमिक शिक्षक संघ ने उपलब्ध कराई थी, जो इस कोविड काल में दिवंगत हो गए। लगभग 250 शिक्षा मित्र हो गए। कुल लगभग 1900 के आसपास लोग शिक्षक कर्मी दुनिया छोड़कर गए
और वो पिछले अभी समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला था, पिछले माह में उन्होंने एक संत कबीर नगर शिक्षक के घर गए, उनको मुआवजा का चेक और उनके परिवारीजनों को नियुक्ति पत्र दिए। 1900 लोगों में क्या वही एक इकलौता कोई उनके खास व्यक्ति थे या क्या थे, या वहीं से खाना पूर्ति करके पूरा संदेश दे दिए कि हमने सभी शिक्षा मित्रों के प्रति, सभी शिक्षकों के प्रति सहानुभूति दे दिए हो। आकाश इसमें सवाल इनके बहुत सारे हैं। आकाश, मैं कल शाम में आपसे उम्मीद करता हूं कि कल शाम में हमारे संवाददाता आपसे संपर्क करेंगे, उस समय आप ठोस जवाब बता पावे जो हम इन लोगों को भी जवाब दे सके कि आपने शिक्षा मंत्री से क्या बात की, डिप्टी सीएम से क्या बात की और मुख्यमंत्री से क्या बात की। मैं ये चाहता हूँ, मैं बात करूंगा, ये जो भी विषय उठाए गए हैं इस डिबेट में, इन सारी विषयों की यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा और उसका निदान का प्रयास किया जाएगा। ऐसा कोई नहीं है, शिक्षा मित्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी करी थी, आज भी करी है। जब कोर्ट का उस समय कल रात 8 बजे आकाश राय हमारे संवाददाता आपसे संपर्क करेंगे। कल रात 8 बजे तक बहुत अच्छी थी भाजपा, हम लोग के साथ खड़ी थी 2017 से 2022 तक नहीं कर। केवल एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताजी से कि मृतक परिवार मुआवजा कब तक मिलेगा? एक सवाल, हाँ बताइए, आप भी अपना सवाल बताइए। क्रांति जी, एक सवाल का जवाब आकाश राय जी दे। हाँ बोलिए। आकाश राय जी, आपने कहा कि हम लखनऊ पहुंच रहे हैं, लखनऊ आप पहुंच रहे हैं, हमारी सारी बातें आपने सुना। आप मुझे एक प्रश्न का ही जवाब कल हमारे क्रांति जी ने कहा, संवाददाता के माध्यम से लूंगा, आप हमारा स्थायी निदान कब करें? आप हमारा बात ये बात कही है तो मैं इसकी और स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो संपर्क और संवाद में विश्वास रखती है। और आप मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आप लोगों का अगर कोई पीड़ा है तो मैं लेके जाऊंगा इन्हें उच्च नेताओं के साथ, अपने मुख्यमंत्री जी के साथ और सारे लोगों के साथ। लेकिन मैं खुद हमारे मुख्यमंत्री जी इसमें खुद आगे आप खुद जाकर उनसे चर्चा कर ले, कहाँ से लेके आओ आप हमको? अगर हमारे मुख्यमंत्री जी को राज में 10 बजे आप करेंगे, 12 बजे राज में आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, पूरा हो जाएगा। भट्ट जी, यही बात है कि हमारी कोशिश है कि इसी 3 महीने में ये अंजाम तक पहुंचे। इस मामले में कपिल श्रीवास्तव जी और वैभव जायसवाल जी दोनों ने खुल के कह दिया है कि भाई आप वोट लो, सरकार बनाओ, कल्याण कर दो इन लोगों का, इनका हक इनको दे दो। तो इस मामले में विपक्ष भी साथ खड़ा है सत्ता पक्ष के। बहुत कम मामले होते हैं जहां पर विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ समर्थन में खड़ा हो। ये पहला मामला है, मैं खुल के कह रहा हूं, सरकार सुने, आकाश राय के जरिए भी सुनेंगे और मुझसे सीधा भी सुन ले। पहला एक ऐसा मामला है आपके हाथ में, आप समझ लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्वर्णिम अवसर है आपके लिए कि यहां पर कपिल श्रीवास्तव भी नहीं भग सकते हैं, वैभव जायसवाल भी नहीं भग सकते हैं, यानी अखिलेश यादव जी भी है और संजय सिंह जी भी, दोनों आपके दोनों हाथ पकड़ के खड़े होंगे। योगी जी, आप शिक्षा मित्रों के हक की जो बात है, जो हक है उनका हक उनको सौंपिए और 1,60,000 परिवारों का आशीर्वाद लीजिए 22 से पहले, मेरा यही निवेदन है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आकाश राय से कल रिपोर्ट पूछूंगा ही कि आप लोग, खासकर भारतीय जनता पार्टी, हमेशा राम राज की संकल्पना की बात करती है, तो इतना योगी जी, पूजनीय मुख्यमंत्री जी, इतना ध्यान रखिए कि राम राज की संकल्पना में ही है, रघुकुल रीत सदा चले आई, अब प्राण जाए पर वचन न जाई। 4.5 साल पहले जो वचन संकल्प पत्र में लिखे थे आप लाल पीले नीले कलम से, भगवान राम भी ना खुश हो जाएंगे, क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाई ये राम जी के लिए लिखा है। राम को रुष्ट करके राजनीति भी नहीं खो सकती है।
तो इसलिए राम को रुष्ट मत करिए। 4.5 साल बीत चुका है, 3 महीना बचा है। प्रभु राम को प्रसन्न कर दीजिए, क्योंकि वचन पूरा करेंगे तभी प्रभु राम प्रसन्न होंगे। इसलिए निवेदन है मुख्यमंत्री जी, वचन पूरा करिए। वचन जिस दिन आपने पूरा किया, मैं उस दिन कपिल श्रीवास्तव जी को बुलाऊंगा, वैभव जायसवाल जी को ही बैठाऊंगा और इनसे भी धन्यवाद, 1 घंटा धन्यवाद दिलवाऊंगा और कहूंगा तारीफ करिए आप लोग मुख्यमंत्री जी की। और त्रिभुवन सिंह भी होंगे, संतोष भट्ट भी होंगे और जो है अभय सिंह भी होंगे। बस निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं भी निवेदन अपने भाइयों की तरफ से कर रहा हूं कि इनका हक जिसको आपने देने का वादा किया था 4.5 साल पहले, वो हक दे दीजिए। अन्यथा आप हक नहीं देंगे, हम इनकी आवाज बने रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। आकाश राय कल बताते हैं क्या करेंगे। उसके बाद जब भी ये शिक्षा मित्र अपने हक की बात उठाना चाहेंगे या इनके हक की बात उठानी होगी, मैं उस समय हर वक्त हाजिर रहूंगा। कपिल श्रीवास्तव जी, वैभव जायसवाल जी और इनकी पार्टी को भी आमंत्रित करता रहूंगा। धन्यवाद।